हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के लिए बहुत ही क्यूट, रोमांटिक और स्वीट ड्रामा लेकर आई हूँ जिसकी स्टोरी आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो ड्रामा की स्टार्टिंग होती है हमारी फीमेल लीड शाओजी के साथ, जो कि अभी अब्रॉड से स्टडी करके आई होती है और यहाँ उसके अडॉप्टेड फैमिली उसके लिए बर्थडे पार्टी रखते हैं, जो कि बहुत ही ग्रैंड पार्टी होती है। और शाओजी यहाँ अपने अडॉप्टेड ब्रदर हान को थैंक्स कर रही होती है इतनी बड़ी पार्टी के लिए। तो वो कहता है कि तुम अभी अब्रॉड से वापस आई हो तो पार्टी तो रखनी थी, और ऊपर से तुम्हारे डैड भी तो नहीं है, तो अब हम तुम्हारी फैमिली है और मैं तुम्हारा भाई हूँ, ठीक है। वो उससे पूछता है कि तुम्हारे डैड के कार एक्सीडेंट के बारे में कुछ पता चला। शाओजी कहती है कि पुलिस ने तो इन्वेस्टिगेट करके बताया है कि वो तो बस एक्सीडेंट था, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मेरे पेरेंट्स को मारा गया है, इसलिए मैं इन्वेस्टिगेशन नहीं रोकने वाली हूँ। तो फिर यहाँ हान कहता है कि मुझे यकीन है कि तुम ज़रूर पता लगा लोगी। फिर वो कहता है कि वैसे फिक्र मत करो, आज मेरे अंकल भी आ रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, तो शायद वो तुम्हारी हेल्प कर दे। तो ये कहती है कि तुम्हारे अंकल, तो फिर वो बताने लगता है कि मेरे अंकल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मैन है, तुम्हें पता है वो इतने बड़े कंपनी के सीईओ हैं और इतनी जल्दी उन्होंने बहुत सारे कनेक्शंस बना लिए और वो काफ़ी सारे माफिया ग्रुप्स को भी जानते हैं। ये समझ लो कि मेरे अंकल फूजिन इतने ज़्यादा पावरफुल है कि वो तो एक इमॉर्टल गॉड की तरह है। फिर हम यहाँ पर हमारे मेन लीड फूजिन को देखते हैं, जो कि अभी आया होता है और वो वहाँ ऊपर टेरेस पे से इन लोगों को ही देख रहा होता है। उसका असिस्टेंट उसे बताने लगता है कि बॉस, ये आपके राइवल सुमिंग की बेटी है, वो और उसकी वाइफ कार एक्सीडेंट में मारे गए थे, जिसके बाद आपके बड़े भाई ने इस लड़की को अडॉप्ट कर लिया। तो सुमिंग ने जो चिप छोड़कर गया है वो शायद आपके भाई के हाथ होगी या फिर उसकी ये बेटी के हाथ होगी। तो फुजिंग तो यहाँ शाओजी को बहुत ही अच्छे से देख रहा होता है और कहने लगता है कि ये तो लिटिल प्रिंसेस निकली, तो चलो इससे मैं आज खुद ही पर्सनली मीटिंग गिफ्ट देने वाला हूँ। फिर अचानक से यहाँ पार्टी में फायरिंग होने लगती है और शाओजी देखती है कि उसके सामने एक बंदे की मौत हो रही है। शाओजी देखती है कि ये तो उसके अडॉप्टिव डैड का बॉडीगार्ड है, जो कि हमेशा उनके साथ रहता है। तो शाओजी को अपने अडॉप्टिव डैड की फिक्र होने लगती है, जिसको वो अंकल कहती है। अब तभी एक फीमेल बॉडीगार्ड इन दोनों को प्रोटेक्शन के लिए लेके जाने के लिए आ जाती है, पर शाओजी इन लोग के साथ नहीं जाती और वो कहती है कि मुझे अंकल की फिक्र हो रही है, और वो तुरंत ही ऊपर जाने को कहती है, पर गार्ड्स उसे रोक लेते हैं कि वो अंदर नहीं जा सकती। तो ये कहती है कि मुझे अपने अंकल को देखने जाना है। तभी अंदर से फूजिन की आवाज़ आती है और वो गार्ड्स को कहता है कि उसे आने दो। फिर शाओजी जैसे ऊपर जाती है तो वो फूजिन को देखते ही पहचान लेती है और सोचती है कि ये वही क्रूएल इंसान है जिसके अंदर बिल्कुल भी रहम नहीं है, और यही तो उसके डैड का राइवल है जो हमेशा उसके डैड के अगेंस्ट था। फूजिन भी शाओजी को देखते ही पहचान लेता है और कहता है कि तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो। तो शाओजी डर जाती है कि तुम मुझे जानते हो। तो वो कहता है कि जब तुम छोटी थी तो मैंने तुम्हें गोद में भी उठाया था। और वो पूछता है कि क्या तुम भी मुझे जानती हो। तो शाओजी कहती है कि मुझे मेरे डैड तुम्हारे बारे में अक्सर बताया करते थे कि तुम हमारा बिजनेस चुराते थे। तो फूजिन कहता है कि तुम्हारे डैड ने मेरे बारे में तुम्हें गलत बताया, बल्कि मैं तो उनका बेस्ट फ्रेंड था। तो शाओजी कहती है कि मैं अच्छे से जानती हूँ कि मेरे डैड के बेस्ट फ्रेंड अंकल फूचेन है। तो ये कहता है कि मैं भी तो उनका भाई हूँ, तो वो मेरे भी तो फ्रेंड हुए ना। फूजिन उसे अपना हाथ दिखाते हुए कहता है कि सॉरी, मैंने तुम्हारी बर्थडे पार्टी ख़राब कर दिया, मुझे पता ही नहीं था कि आज तुम्हारा बर्थडे, तो चलो मैं इसका भरपाया कर देता हूँ। शाओजी तो डर जाती है और कहती है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, पर तभी वो उसका हाथ पकड़ के रोकता है। शाओजी तो अपना हाथ छुड़ाती है और कहती है कि अंकल, कोई भरपाई की ज़रूरत नहीं है, बस आप खुश हो ये काफ़ी है, मैं चलती हूँ। पर तभी वो उसका कपड़े का रिबन पकड़कर उसी में अपना खून साफ कर लेता है और फिर उसे कहता है कि हैप्पी बर्थडे, अब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, ऐसा बोल के वो चला जाता है। शाओजी सोचती है कि मैं पहली बार इसे देख रही हूँ, ये तो बहुत ही खतरनाक बंदा है। तो फिर शाओजी सोचती है कि यही तो लेकिन मेरी हेल्प कर सकता है ना, मेरे डैड के बारे में पता लगाने के लिए। फिर शाओजी जैसे नीचे आती है तो इसे यहाँ हान मिल जाता है और वो पूछने लगता है कि क्या तुम्हें मेरे डैड मिले। तो फिर ये कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे डैड को ही ढूंढने गई थी, पर वो वहाँ पर नहीं थे। तभी फिर यहाँ पर इसके डैड पहुँच जाते हैं। तो शाओजी उनसे पूछती है कि अंकल चैन आप ठीक हो। तो फिर वो कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, तुम लोग मेरी फिक्र मत करो, और देखो अभी तुम लोग घर जाओ और अपने आप को प्रोटेक्ट करो। और फिर यहाँ पर वो शाओजी को ये भी समझा देते कि फूजिन थोड़ा खतरनाक बनता है, तो उससे बच के रहना। शाओजी कहती है कि ठीक है, और वो हान के साथ यहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि फूजिन यहाँ अपने भाई फूजिन को ही देख रहा होता है और वो पता नहीं उसे क्यों डरे हुए होते हैं। हमें पता लगता है कि फूजिन यहाँ किसी चीज़ के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा है। फिर हम देखते हैं शाओजी को, जो कि घर पर आने के बाद अंकल फूचिन का फ़ोटो देख रही होती है, यानी कि हान के डैड का, और वो सोचती है कि वो मुझे इतना अच्छे से ट्रीट करते हैं, लेकिन वो नहीं चाहते कि मैं कोई रिस्क में पड़ूँ। दूसरा हान, वो तो मेरे भाई की तरह है और वो तो बहुत ही सिंपल माइंडेड है। फिर वो तीसरा फ़ोटो देखती है फूजिन का और सोचती है कि वो इतने बड़े कंपनी का सीईओ है और इतनी यंग एज में वो इतना बड़ा माफिया बन गया है और बहुत ही पावरफुल है। तो ये सोचती है कि मैं इसका यूज़ करके
इससे अपना वेपन बना सकती हूँ। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि यहाँ पर हान शाओजी के पास आके बैठता है और वो बहुत ही गुस्से में होता है। तो शाओजी पूछती है कि अब क्या हुआ। तो वो कहता है कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जब सर्वेंट लोग ने मेरे अंकल फूजिन की बुराई करे। तो वो इतने ज़्यादा अच्छे हैं, आखिर वो लोग उनकी बुराई कैसे कर सकते हैं। तो शाओजी कहती है कि तुम्हारे डैड और तुम्हारे अंकल के बीच में बिल्कुल नहीं बनती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपने अंकल को जितना अच्छा समझ रहे हो वो उतने अच्छे हैं नहीं। हान कहता है कि मैं कह रहा हूँ ना, मेरे अंकल बहुत ही ज़्यादा अच्छे पर्सन है। तो मुझे तो लगता है कि मेरे डैड और मेरे अंकल के बीच में कुछ ना कुछ गलतफहमी हुई होगी। शाओजी कहती है कि क्या तुम्हारे अंकल फूजी ने तुम्हारी जान बचाई है जो तुम उनके ऊपर इतना ट्रस्ट कर रहे हो। तो फिर हान कहता है कि तुम कितनी ज़्यादा स्मार्ट हो, उन्होंने मेरी जान ही बचाई है, सच में तुम तो बहुत ही औसम निकली। तो शाओजी कहती है कि तुम कितने ज़्यादा बुद्धू हो। फिर वो हान से पूछने लगती है कि अगर तुम अपने अंकल को इतना ज़्यादा जानते हो तो क्या तुम्हें ये पता है कि तुम्हारे अंकल को कैसे टाइप की लड़की पसंद है। हान कहता है कि मेरे अंकल के आसपास तो कोई लड़की नज़र नहीं आती है, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें ज़रूर अपनी मॉम जैसी लड़की पसंद आएगी जो कि बहुत ही इनोसेंट होगी, काइंड होगी। शाओजी ये सुनते इस बारे में सोचने लगती है। फिर उसे किसी का कॉल आ जाता है तो वो बाहर जाती है कॉल पे बात करने, और इतने में तभी वो फूजिन से टकरा जाती है और उसे देखते ही डर की आंख से भागने वाली होती है। पर फूजिन उसे पकड़ के रोकता है और कहता है कि क्या तुम अपने अंकल को हेलो नहीं बोलोगी। तो शाओजी फिर उसे हेलो बोल देती है। तभी वो उसे उसका फ़ोन दिखाता है और कहता है कि क्या तुम्हें अपना फ़ोन नहीं चाहिए। शाओजी लेने जाती है पर तभी वो जल्दी से उसका फ़ोन अपने पॉकेट में डाल लेता है। तो शाओजी कहती है कि ये मेरा फ़ोन है, मुझे वापस करो। पर फूजिन तो देने से मना कर देता है। तो शाओजी सोचती है कि सच में कितना बड़ा गुंडा है ये। फिर यहाँ फूजिन उसके नज़दीक आने लगता है तो शाओजी पीछे हो रही होती है। वो कहता है कि लगता है तुम मुझसे बहुत ज़्यादा डरती हो। शाओजी मन में सोचती है कि अच्छा तो इसे इनोसेंट लड़की पसंद है ना, तो मैं वही बनने का प्रिटेंड करूँगी। शाओजी उसे सामने से कह देती है कि मैं तुमसे नहीं डरती हूँ। तो यहाँ फिर फूजिन उससे पूछता है कि क्या हान घर पे है। तो शाओजी पहले तो उसे झूठ बोलने लगती है कि हान घर पे नहीं है, वो बाहर खेलने चला गया है। फूजिन को पहले से पता होता है तो वो उसे टीज करने लगता है कि सोचो अगर मैं तुम्हारे सर को कट करके उसे बॉल की तरह खेलूँ तो शाओजी सुनते के साथ ही डर जाती है और फूजिन यहाँ फिर ऊपर जाता है। फिर ये लोग हान के साथ बैठकर बातें करते हैं। हान कहता है कि अंकल आपसे मिले हुए कितना टाइम हो गया, क्या आपने मुझे बिल्कुल मिस नहीं करे। तो वो कहता है कि मैंने तुम्हें मिस किया तभी तो तुम्हें यहाँ देखने आया हूँ। हान कहता है कि ठीक है फिर अंकल, हम लोग साथ में ड्रिंक करेंगे और तब तक करेंगे जब तक हम लोग ड्रंक ना हो जाए। फिर हान जैसे ही ड्रिंक निकालता है तो शाओजी उसे कहने लगती है कि ये रेड वाइन है जो कि तुम होल्ड नहीं कर पाते हो। तो वो कहता है कि फिक्र मत करो, मैं कम पीऊँगा। फिर वो फूजिन के साथ वाइन टोस्ट करते हुए पीने लगता है और फिर एक और ग्लास पी लेता है। तभी फूजिन शाओजी से पूछता है कि तुम नहीं पियोगी। तो वो कहती है कि अंकल मैं तो छोटी हूँ ना, तो मैं नहीं पी सकती। तो फिर फूजिन कहता है कि फिर तो कितनी बुरी बात है। फिर यहाँ थोड़ी देर में हान ड्रंक होकर सो चुका होता है। तो ये देखकर शाओजी वाइन को स्मेल करते ही समझ जाती है कि इस वाइन में कुछ गड़बड़ी है। तो फूजिन कहता है कि तुम तो कितनी स्मार्ट निकली। वो उसे एक्सप्लेन करता है कि तुम्हें मुझ पे शक करने की ज़रूरत नहीं है, आखिर ये मेरा खुद का नीफ्यू है तो मैं इसे कोई नुकसान कैसे पहुंचा सकता हूँ। शाओजी मन में सोचती है कि हान तो इस पे कितना ट्रस्ट करता है और इसे बहुत ही अच्छा इंसान समझता है, पर ये तो अपने खुद के ही नीफ्यू पर अटैक कर रहा है। सच में कितना बड़ा पागल है ये। फिर फूजिन अपने असिस्टेंट को हान के रूम में भेजता है उसी चिप को ढूंढवाने के लिए, पर फिर असिस्टेंट आकर बताता है कि उसके कंप्यूटर में भी कोई चिप नहीं है। फिर शाओजी तो यहाँ फूजिन से डरी होती है और वो उसके पास बैठकर उसे पूछने लगता है कि वो चिप तुम्हारे डैड की है तो क्या तुम जानती हो कि वो कहाँ पर है। शाओजी मन में सोचती है कि इसे मेरे डैड की चीज़ चाहिए। फिर वो मना करती है कि मुझे नहीं पता, पर फिर वो कुछ नहीं कह रहा होता, उसे देखे जा रहा होता है। तो शाओजी फिर से कहती है कि मुझे सच में नहीं पता है, मैं कोई झूठ नहीं कह रही हूँ। तो फूजिन कहता है कि डरो मत, मुझे तुम पर बिलीव है। वो उसे समझा देता है कि आज जो भी हुआ है इसके बारे में किसी को बताना मत, तो क्या तुम ये कर सकती हो। शाओजी कह देती है कि ठीक है मैं किसी को नहीं बताऊंगी। फिर फूजिन अपनी कार से जाते हुए अपने असिस्टेंट से इसी बारे में डिस्कस कर रहा होता है कि वो चिप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है कि जिसे भी वो मिल जाएगी उसके हाथ में पावर आ जाएगा। और यहाँ पर फूजिन को डर होता है एक आदमी पर जिसका नाम बाइजिंग है, अगर उसे वो मिल गई तो ये अच्छा नहीं होगा, इसलिए फूजिन उस चिप को जल्द से जल्द ढूंढना चाहता है। फिर असिस्टेंट कहने लगता है कि बॉस मुझे तो लगता है कि मिस शाओजी झूठ नहीं कह रही थी, उनके पास वो चिप नहीं होगी। फूजिन ऑर्डर देता है कि शाओजी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बॉडीगार्ड को अरेंज करो जो 24 घंटे उसका ख्याल रखे। तो फिर असिस्टेंट कहने लगता है कि आपको तो मिस शाओजी की कितनी फ़िक्र है। तो फूजिन कहता है कि वो इसलिए क्योंकि वो मेरी टारगेट है, उसके पास चिप हो सकती है, इसलिए वो बाइजिंग भी उसके साथ कुछ भी कर सकता है, इसलिए हमें उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग होती शाओजी सोचती है कि मेरा फ़ोन तो अभी भी उस अंकल फूजिन के पास है, इसे अच्छा मौका मिलता है कि चलो कम से कम फ़ोन के बहाने अब मैं उसे वापस मिल सकती हूँ। फिर ये तुरंत ही किसी का फ़ोन लेकर फूजिन को कॉल लगाती है, पर फूजिन कॉल उठाते ही कह देता है कि मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ। तो फिर वो कहती है कि अंकल हम लोग कल ही तो मिले थे, आप इतनी जल्दी मुझे कैसे भूल गए।
फूजिन पूछता है कि क्या काम है। तो वो कहती है कि आपको याद है कि मेरा फ़ोन आपके पास है। तो फिर वो कहता है कि मैं भूल गया। तो शाओजी कहती है कैसे कैसे भूल गए। फूजिन कहता है कि अगर किसी से कोई हेल्प लेनी हो तो क्या सिंसियरिटी नहीं दिखानी चाहिए। तो शाओजी पूछती है कि अंकल आपको क्या सिंसियरिटी चाहिए। तो वो उसका कॉल कट कर देता है। तो फिर शाओजी अपसेट हो जाती है कि इस मैन को प्लीज़ करना तो कितना ज़्यादा मुश्किल है। वो गुस्सा हो रही होती है, पर फिर सोचती है कि जाने दो, थोड़ा पेशेंस मुझे लाना होगा, नहीं तो मेरा जो इतना बड़ा प्लान है ना वो ख़राब हो जाएगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शाओजी जैसे अपने कॉलेज से बाहर निकलती है तो यहाँ फूजिन अपनी कार लेके पहुँच जाता है। तो शाओजी उसे देखते ही यहाँ से जाने लगती है। फूजिन कहता है कि लगता है किसी को अपना फ़ोन नहीं चाहिए। तो फिर वो जल्दी से आ जाती है और कहती है कि चाहिए। फूजिन कहता है कि ठीक है फिर कार में बैठो। तो वो जल्दी से बैठ जाती है और उसे एक बॉक्स निकाल कर देने लगती है कि ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है, और वो दिखाती है कि उसके अंदर क्या है। तो फिर वो पूछता है कि क्या मुझे इसकी ज़रूरत है। तो वो कहती है कि हाँ मुझे लगता है कि आपको इसकी ज़रूरत है, और वो उसकी बॉडी की तरफ देख रही होती है। तो फूजिन कहता है कि तुम क्या देख रही हो। तो फिर शाओजी दूसरी तरफ देखते हुए कहती है कि अंकल मुझे लगता है कि अगर आपको कहीं बाहर जाना है ना तो आपको कपड़े पहनने चाहिए। तो फिर वो खुशी से उसकी टाई ले लेता है। तो वो पूछती है कि क्या आप मुझे मेरा फ़ोन दे दोगे। तो वो कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे थोड़ी बहुत भूख लगी है। शाओजी कहती है कि वैसे भी खाने का टाइम हो गया, तो चलो मैं आपको डिनर की ट्रीट दे देती हूँ। तो इसके लिए वो तुरंत ही हाँ बोलता है। फिर जैसे इनकी कार चली जाती है तभी हम देखते हैं कि एक गार्ड यहीं पर ही छुपा होता है, जो कि उसी बंदे का आदमी होता है जिसको शाओजी से वही चिप चाहिए। वो अपने बॉस को कॉल करके कह रहा होता है कि मैं बस एक स्टेप लेट हो गया, और मेरे से पहले ही वो फूजिन शाओजी को अपने साथ लेकर गया। तो उसका बॉस कहता है कि उस लड़की के ऊपर नज़र रखे रहो और उसे लेकर आओ। फिर डिनर के बाद शाओजी और फूजिन जब वापस आ रहे होते हैं तो शाओजी फूजिन के सामने हाथ फैलाकर कहने लगती है कि अंकल आपका पेट अब भर गया हो तो क्या आप मेरा फ़ोन अब मुझे वापस कर देंगे। और वो इतना क्यूट फेस दिखा रही होती है कि फूजिन मान जाता है और उसका फ़ोन उसे दे देता है। तो वो तुरंत ही उसे थैंक यू अंकल बोलती है। तभी इतने में यहाँ पर बहुत सारे गुंडे इन्हें घेर लेते हैं। तो शाओजी तुरंत ही फूजिन से कहने लगती है कि अंकल प्लीज़ मुझे बचा लो, मुझे इनके हवाले मत करना, आप अगर मुझे बचाओगे ना तो मैं आपको एक दिन रिपे करूँगी। तो वो कहता है कि तुम जाकर कार में बैठो, मैं इन्हें हैंडल करता हूँ। और वो शाओजी को अपनी कार की चाबी दे देता है। तो शाओजी इसे ओके बोलकर जल्दी से जाकर कार में बैठकर अपने आप को लॉक कर लेती है। और फिर हम देखते हैं कि फूजिन तो इन सारे गुंडों से बहुत ही अच्छी तरीके से फाइट करने लगता है। और फिर जब वो इन सबको मार गिरा देता है तो शाओजी कार लेकर पहुँच जाती है और कहती है कि अंकल जल्दी से बैठ जाओ। फिर यहाँ फूजिन उसे अपने घर ले आता है। तो शाओजी कहने लगती है कि आपने कहा था कि आप मुझे मेरे घर छोड़ोगे, तो आपने मुझे कहाँ लेकर आए हो। तो वो कहता है कि ऑफ कोर्स ये मेरा घर है, अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो जा सकती हो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन हाँ अगर वो गुंडे तुम्हें फिर से मिल गए तो मैं तुम्हें बचाने भी नहीं आऊँगा। तो शाओजी तो खुश जाती है कि इसके साथ और क्लोज होने का ये मौका बहुत अच्छा है। फिर वो तुरंत ही बैठ जाती है और कहती है कि अंकल आपको बहुत थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए। वो पूछती है कि वो सारे लोग भी क्या वही चिप लेने के लिए आए थे जो मेरे डैड की है। तो फूजिन से कहता है कि हाँ वो लोग चिप के लिए आए थे, और वो लोग जब तक चिप ढूंढ नहीं लेंगे तब तक वो तुम्हारे पीछे पड़े रहेंगे। तो अगर वो चिप तुम मुझे दे देती हो तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। शाओजी कहती है कि लेकिन अंकल मेरे पास सच में कोई चिप नहीं है। तो फिर वो सोचता है कि क्या ये सच कह रही होगी। फिर वो कहता है कि फ़िक्र मत करो, तुम्हारे पास चिप नहीं भी है तो भी मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने वाला हूँ। तो ये सोचती है कि आखिर ये बिजनेसमैन है जो कि सिर्फ प्रॉफिट की परवाह करता होगा, तो इसे बस मुझसे चिप चाहिए और कुछ नहीं, तो मुझे इसकी जाल में फंसना नहीं है। फिर फूजिन उसे बताने लगता है कि मेरे घर में बहुत सारे रूम हैं तो तुम किसी भी रूम में रह सकती हो। ऐसा बोलकर फिर वो जाने लगता है और शाओजी देख लेती है कि उसे चोट लगी हुई है। तो फिर वो तो खुश हो जाती है कि अरे वाह शो ऑफ करने का मौका मिल गया। फिर वो उसके रूम के बाहर जाके नॉक करती है और कहती है कि क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। तो फूजिन उसे अंदर आने के लिए बोल देता है। जैसे ही वो अंदर जाती है तो उसे शर्ट के बटन ऐसे खुला हुआ देखकर शॉक रह जाती है और तुरंत ही फेस करके कहती है सॉरी लगता है मैं गलत टाइम पर आ गई। तो फूजिन कहता है कि रुको वापस आओ। तो शाओजी जानबूझ के इनोसेंट बनने के लिए अपनी आंखें बंद करने का नाटक करती है और उसके पास बढ़ते हुए टकरा जाती है। फूजिन उससे पूछता है कि तुम्हें चोट की फर्स्ट एड करना आता है कि नहीं। तो वो बताती है कि मेरी मॉम एक डॉक्टर थी तो मैंने उनसे थोड़ा मोड़ा ट्रीटमेंट करना सीखी थी। तो फूजिन कहता है कि ठीक है फिर तुम आकर मेरी चोट की ट्रीटमेंट करो। शाओजी इसके लिए मान जाती है और फिर वो मेडिसिन लेकर अपनी आंखें बंद करने का नाटक करके अपने हाथ से उसे टच करते हुए उसकी चोट ढूंढ रही होती है। तभी वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम मुझे मेडिसिन लगाने वाली हो या फिर मेरा फ़ायदा उठा रही हो। तो शाओजी कहती है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मैं बस यहाँ मेडिसिन लगाने आई हूँ। फिर वो उसकी अच्छे से बैंडेज वगैरह कर देती है और उसकी इतनी सारी चोट देखते हुए उसकी फिक्र करती है और पूछती है कि कितना दर्द हो रहा होगा ना। तो ये सुनकर फूजिन शॉक होता है और सोचता है कि आज तक मुझसे बस इतना पूछा गया है कि मिशन मैंने कंप्लीट किया कि नहीं,
लेकिन मुझे कितना दर्द हो रहा है ये किसी ने नहीं पूछा। फिर वो कहता है कि तुम मेरी केयर कर रही हो। तो शाओजी कहती है कि अंकल आपने मेरी जान बचाओ तो आखिर मैं आपकी केयर क्यों नहीं करूँगी। ये चीज़ तो बहुत ही नॉर्मल हुई ना। शाओजी उसे कहती है कि अब तुम ध्यान रखना, तुम्हारी चोट पर पानी नहीं लगना चाहिए और चोट की मेडिसिन 2 बार चेंज करनी है। और फिर वो यहाँ से कुछ ढूंढ रही होती है तो फूजिन पूछता है कि तुम क्या ढूंढ रही हो। शाओजी उसे बताती है कि मेरे फ़ोन के साथ एक पेंडेंट भी था जो कि गायब है, तो मुझे लगता है कि वो कहीं कार में गिर गया होगा। फूजिन इसे समझाता है कि अभी काफ़ी देर हो गई है तो मैं तुम्हारे साथ नहीं चल पाऊंगा, इसलिए बेहतर रहेगा अभी तुम जाके सो जाओ। तो फिर शाओजी से बाय बोलकर तुरंत ही अपने रूम में चली जाती है। फूजिन सोचता है कि सच में ये लड़की कितनी ज़्यादा इनोसेंट है। फिर इसके बाद उसका असिस्टेंट उसे बताने के लिए आता है कि बॉस आपने बिल्कुल सही गैस करा था, जो लोग मिस शाओजी के पीछे पड़े थे वो कोई और नहीं बल्कि उसी मिस्टर बाइजिंग के। पर उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो आपके एरिया में ये सारी हरकतें कर रहा है। तो फूजिन कहता है कि उसे सबक सिखाना तो बनता ही है। तुमने उसके इकलौते बेटे के बारे में पता किया। तो असिस्टेंट बताता है कि हाँ, वो मिस शाओजी के साथ सेम यूनिवर्सिटी में ही पढ़ता है और उसे जानता भी है। फूजिन कहता है कि ठीक है, फिर हम उसी से शुरू करेंगे। आखिर उसके डैड ने मुझे प्रोवोक किया है तो अब उसकी डबल कीमत तो उसे चुकानी पड़ेगी। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब फूजिन अपने असिस्टेंट के साथ बाहर आता है तो ये लोग देखते हैं कि पे ब्रेकफास्ट रखा हुआ है। यहाँ पर फूजिन के लिए शाओजी ने कार्ड छोड़ कर गई होती है जिसमें वो उसे थैंक यू लिखी होती है। तो फिर ये पढ़कर बहुत ही खुश होता है और अपने असिस्टेंट के साथ ब्रेकफास्ट करने बैठता है। असिस्टेंट टेस्ट करते के साथ ही कहने लगता है कि कितना बेकार बना है। तो फूजिन कहता है कि नहीं तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। असिस्टेंट कहता है कि लगता है बॉस आपको चोट लग गई है ना, तो इसलिए आपका टेस्ट ख़राब हो गया होगा। पर फूजिन तो यहाँ पर फिर भी शाओजी का खाना खाकर बड़ा खुश हो रहा होता है। अभी इतने में फिर असिस्टेंट उसे बताने लगता है कि वो जो गुंडा है मिस्टर बाइजिंग, उसके बेटे के बारे में पता लग गया है कि वो आज एक किंडरगार्टन में पार्ट टाइम जॉब करने जा रहा है जहाँ पर शाओजी भी काम करती है। तो फूजिन कहता है कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, ये सब उन लोग की चालाकी है। फिर हम शाओजी को देखते हैं जो कि छोटे बच्चों को डांस सिखा रही होती है और तभी यहाँ फूजिन कार से बाहर पहुँच जाता है और देखता है कि सच में उसकी कार में ही उसके फ़ोन का वो पेंडेंट है। फिर हम देखते हैं कि सभी बच्चों को डांस सिखाने के बाद शाओजी जब अपनी क्लास से फ्री होती है तभी इसके पास लू आ जाता है जो कि उसी मिस्टर बाइजिंग का बेटा है। वो यहाँ अब इसका कलीग बन गया है तो उसे पानी दे रहा होता है। तो शाओजी जैसे ही पानी पीने जाती है तो वो स्मेल करते ही समझ जाती है कि इस पानी में कुछ मिला हुआ है। वो सोचती है कि आखिर ये क्या करना चाहता है। फिर वो पानी पीकर बेहोश होने का नाटक करती है तो ये तुरंत ही अपने डैड को कॉल करके बता देता है कि उनका काम हो गया है। तभी शाओजी मौका देखकर यहाँ से भागने लग जाती है तो ये इसका पीछा करता है और इसे पकड़ ही लेता है और चिल्लाता है कि तुम मुझसे भागोगी, और फिर उसके ऊपर हाथ उठाने जा रहा होता है। पर जल्दी से यहाँ पर फूजिन और उसके असिस्टेंट पहुँच जाते हैं और शाओजी को बचा लेते हैं। और फिर फूजिन यहाँ शाओजी का अपना हाथ देता है और उसे उठाकर पूछता है कि तुम ठीक हो। तो शाओजी कहती है कि अंकल आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या आप मेरे लिए यहाँ पर आए थे। तो फूजिन फिर अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि इसे लेके चलो और इसे मार के सब पूछो। फिर इसके बाद वो शाओजी को अपने साथ लेकर जाता है एक खुफिया जगह पर जहाँ पर ये लोग उस लड़के को मार खाएला लेकर आए होते और वो माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि मुझे नहीं पता कि मेरे डैड ने क्या करे। तो फिर वो लोग कहते हैं कि अच्छा तुम्हारे डैड क्या चाहते हैं तुम्हें नहीं पता, तुम उनके बेटे हो। फूजिन कहता है कि हमारे गेस्ट को मिल्क टी पिलाओ। फिर यहाँ पर असिस्टेंट इसे मिल्क टी पिलाने लग जाता है जिसे पीते के साथ ही फिर उस लड़के को कुछ होने लग जाता है। तो ये देखकर शाओजी शॉक होती है और कहती है कि क्या इसे मिल्क टी से एलर्जी है। तो फिर फूजिन कहता है कि मेरी निस तो कितनी ज़्यादा स्मार्ट है। फूजिन बताने लगता है कि मेरे और इसके डैड में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी तो मैंने सोचा कि बेटे के थ्रू सॉल्व कर लूँ। शाओजी सोचती है कि जो इसका हाल चल रहा है ये तो पूरा इसे मार ही डालेगा और ये खुद तो बच जाएगा लेकिन मैं ही फंसूंगी। तो फूजिन पूछता है कि तुम्हें इसकी बड़ी फिक्र हो रही है। तो शाओजी कहती है कि मुझे कोई इसकी फ़िक्र नहीं हो रही है, मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि अगर ये मर गया तो अंकल आपको भी तो इफ़ेक्ट पड़ेगा ना। तो वो कहता है कि फ़िक्र मत करो, मैं लॉ के हिसाब से चलने वाला इंसान हूँ और मैं इसे मारने वाला नहीं हूँ। तभी यहाँ फिर ये लड़का शाओजी से माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि सॉरी मुझे तुम्हें ड्रग नहीं देना चाहिए था। तो ये सुनते के साथ ही फूजिन कहता है कि इसने तुम्हें ड्रग भी दिया है। शाओजी कहती है कि लेकिन मैंने वो प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व कर ली हूँ। पर फिर फूजिन का असिस्टेंट इस बंदे को और मारने लगता है तो शाओजी उसे ऐसे मार खाता हुआ देख के डरी होती है। तो फूजिन उसके सामने अपने हाथ कर लेता है और उसके आगे छुपाता होता है। पर फिर शाओजी उसकी ऐसी आवाज़ सुन के डर जाती है और कहने लगती है कि प्लीज़ इसे और मत कंटिन्यू करवाओ, नहीं तो वो पक्का मर जाएगा, तो प्लीज़ अंकल इसे छोड़ दो। तो फूजिन कहने लगता है कि तुम इसके लिए मुझसे इतनी हेल्प मांग रही हो। तो फिर वो कहती है कि मैं खुद के लिए कर रही हूँ तो प्लीज़ छोड़ दो।
फूजिन कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें इसे बचाना है ना तो फिर तुम इसके बदले में सारी मिल्क टी ड्रिंक करोगी। इतने में फिर यहाँ एक बंदा आकर बताता है कि पुलिस आ गए। तो फूजिन तुरंत यहाँ से जाने को कहता है और अपने गार्ड से कहता है कि इस पर नजर रखो। शाओजी भी साथ जाने को करती है तो गार्ड उसे रोक लेता है और कहता है कि बॉस का ऑर्डर है कि आप जब तक ये सारी मिल्क टी खत्म नहीं करोगी तब तक आपको जाने नहीं मिलेगा। शाओजी पूछती है कि क्या मुझे सब पूरा पीना पड़ेगा? तो वो कहता है कि ऑफ कोर्स, नहीं पियोगी तो फिर तुम मारी जाओगी। तो फिर शाओजी पीने के लिए मान जाती है। फिर हम देखते हैं कि शाओजी का यहाँ पेट दुख रहा होता है। जैसे ही फूजिन यहाँ पर आता है तो उसे ऐसे हालत में देखकर पूछता है कि ये यहाँ पर क्यों है। तो गार्ड बताता है कि बॉस आपने तो कहा था कि इस पे नजर रखना है। तो फूजिन बताता है कि मैंने तो उस लड़के लू के ऊपर नजर रखने बोला था, इसके ऊपर नहीं। फूजिन यहाँ शाओजी के पास आता है और उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो फिर वो कहती है कि मैंने सारी मिल्क टी पी ली, तो क्या तुम अब उस लड़के को छोड़ दोगे? तो फिर शौक होता है और कहता है कि तुम्हें किसने कहा सारी पीने के लिए? फिर यहाँ गार्ड उसे बताता है कि बॉस आपने तो कहा था। फूजिन गुस्सा हो जाता है और वो तुरंत ही शाओजी को उठाने लगता है, पर वो तो बेहोश हो चुकी होती है। फिर वो तुरंत ही उसे हॉस्पिटल लेके जाता है और ऑपरेशन रूम के बाहर इंतजार कर रहा होता है और सोचता है कि आखिर इसे क्या दूसरे की हेल्प करने के लिए इतना पड़ी थी जो इसने सारा पी ली। फिर असिस्टेंट कहने लगता है कि बॉस फिक्र मत करो, उसे कुछ भी नहीं होगा। फिर डॉक्टर बाहर आती है और कहती है कि कुछ भी सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, बस उसने ज़्यादा मिल्क टी पी ली थी इसलिए उसे गैस की प्रॉब्लम हो गई है। और फिर वो फूजिन को चिल्लाती है कि वो जितनी छोटी बच्ची है उसे ऐसा टॉर्चर नहीं देना चाहिए था। तो ये देखकर असिस्टेंट मन में सोचता है कि पहली बार है कि बॉस के सामने ऐसे कोई उंगली करके बात कर रहा है। बॉस तो पक्का फिर इस डॉक्टर को छोड़ेंगे नहीं और ना ही इस पूरे हॉस्पिटल को। जिन तो डॉक्टर को कहता है कि ठीक है। तो असिस्टेंट ये सुनकर शॉक हो जाता है। फिर रात में शाओजी हॉस्पिटल में बेहोश होती है और फूजिन उसकी केयर करने के लिए हॉस्पिटल में रुका होता है। तभी वो नींद में बातें करने लग जाती है और फूजिन का हाथ पकड़ के उसे कहने लगती है कि मुझे हक करो। तो फूजिन कहता है कि तुम्हें पता भी है तुम किससे बोल रही हो? तो फिर वो तो नींद में रोने भी लग जाती है और उसे हक करने के लिए बोल रही होती है। तो फिर फूजिन मान जाता है और उसे अपने ऊपर सर रखने देता है और उसे सुलाने में हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग शाओजी की जब नींद खुलती है तो वो तो बड़ी खुश हो रही होती है कि उसने जानबूझ के एक्टिंग करके उसे रोकी हुई थी और वो गिल्ट की वजह से ही रुका हुआ था। पर फिर जैसे ये देखती है कि फूजिन उठ रहा है तो वो तुरंत ही सोने का नाटक करने लगती है और फिर फूजिन उठने के बाद तुरंत ही उसके सर पे हाथ करके उसका फीवर चेक करता है। तभी इतने में असिस्टेंट यहाँ पर आ जाता है और वो इन दोनों को ऐसे देखकर कहने लगता है कि बॉस आप लोग कंटिन्यू रखो। तो फूजिन उसे रुकने का इशारा करता है और फिर कहता है कि बोलो क्या बोलना है। तो फिर वो बताता है कि बॉस मिस्टर बाईजिंग यहाँ पर आया हुआ है अपने बेटे को पिकअप करने के लिए। तो बॉस क्या उन्हें हमें रोकना है? तो फूजिन कहता है कि नहीं जाने दो। तो फिर ये कहता है कि बॉस इतनी इजीली हम जाने देते? तो फूजिन कहता है कि इसने मुझे इतना मनाई है कि मैं उसे जाने दे दूँ। असिस्टेंट कहता है कि बॉस मैं पहली बार आपको किसी लड़की की इतनी केयर करते हुए देख रहा हूँ। तो फूजिन कहता है कि चुप हो जाओ और अपना काम करने जाओ। असिस्टेंट बताता है कि बॉस घर से कॉल आया था और सभी मिस शाओजी की फिक्र कर रहे हैं क्योंकि आफ्टर ऑल वो कल रात अपने घर पे नहीं थी। तो फिर ये कहता है कि हान को कॉल करके बुला लो और उससे बोल दो कि वो यहाँ से शाओजी को लेकर जाए। और फिर ऐसा बोलने के बाद फूजिन यहाँ अपने असिस्टेंट के साथ चला जाता है। तो उसे जाता हुआ देखकर शाओजी उठ जाती है और वो बड़ी खुश होती है कि अरे वाह, आंसू निकाल कर मैं इसे कुछ भी करवा सकती हूँ, ये इसकी वीकनेस है, मुझे इसकी वीकनेस पता चल गई। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शाओजी को हान का कॉल आया होता है और वो इसे सब पूछ रहा होता है कि क्या हुआ है। तो वो कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मैंने कुछ ज़्यादा ही मिल्क टी पी ली थी जिसके बाद मुझे गैस की प्रॉब्लम हो गई। वो पूछ रहा होता है कि क्या तुम्हारे और मेरे अंकल के बीच में कुछ हुआ तो नहीं। तो शाओजी देख लेती है कि फूजिन दरवाजे के बाहर ही आ रहा है और वो खड़ा होकर सुन रहा है। तो शाओजी जानबूझ के फिर हान को कहने लगती है कि कल पता नहीं अचानक से मैं तुम्हारे अंकल से मिल गई और उन्होंने ही मुझे हॉस्पिटल लेकर आए थे। फिर वो कहता है कि ठीक है अब तुम रेस्ट करो और कॉल कट करता है। तभी फिर फूजिन भी अंदर आ जाता है और फिर वो फूजिन को देखते के साथ ही तुरंत ही जल्दी से लेट कर ब्लैंकेट ओढ़ लेती है। तो फिर वो कहता है कि उठ जाओ और ये खाना खा लो। तो शाओजी कहती है कि मुझे भूख नहीं है। फूजिन कहता है कि मैं 3 तक काउंट कर रहा हूँ, अगर तुम खाने के लिए नहीं उठी तो फिर देख लो। और फिर जैसे ही वो काउंटिंग करना शुरू करता है तो शाओजी डर के मारे ब्लैंकेट हटाती है। फिर वो कहता है कि डरो मत, इसमें जहर नहीं मिला हुआ है। फिर शाओजी जल्दी से खाकर फिर से अपना लेटने जा रही होती है। तो फूजिन उसे रोकता है और कहता है कि तुमने हान को कुछ बताई तो नहीं। तो वो कहती है कि मैं कैसे बता सकती हूँ, आपने मना किए थे और ऊपर से मेरे पास पेरेंट्स नहीं है, तो आखिर मुझे प्रोटेक्ट करने वाला थोड़ी ना कौन है, तो मैं क्यों बताऊँगी। फूजिन कहता है कि किसने कहा कि तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी नहीं है, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। शाओजी चिल्लाने लगती है कि अगर तुमने अपने उस गार्ड को मुझे मिल्क टी पीने के लिए ऑर्डर ना दिया होता तो आज ये सब होता ही नहीं, तुम्हारी वजह से मेरी तबीयत इतनी ख़राब हुई है। तो फिर फूजिन को बहुत ही अपसेट फील होता है तो वो उससे सॉरी बोल देता है। शाओजी सुनने के साथ ही उसे कहती है कि तुम मुझसे सॉरी बोल रहे हो।
तो फिर वो कहता है कि अगर तुमने नहीं सुनी तो कोई बात नहीं। शाओजी फिर से रोने का नाटक करने लगती है। तो फिर वो जल्दी से टिश्यू निकालता है और कहता है कि तुम फिर से क्यों रो रही हो, मैंने अब तो सॉरी भी बोल दिया। तो फिर वो कहती है कि कल रात उन लोगों ने मुझे कितना फोर्स किया, मैं कह भी रही थी कि मेरा पेट दुख रहा है, पर फिर भी उन लोगों ने मुझे सारी मिल्क टी पीने के लिए फोर्स किया और मैं तो डर गई थी कि अगर मैं बात नहीं सुनूंगी तो तुम तो मेरी जान ही ले लोगे। और ऐसा बोलकर फिर शाओजी खूब जोर जोर कर रोई जा रही होती है। तो फिर वो उसे मनाने लगता है कि अच्छा ठीक है अब रो मत। तो शाओजी कहती है कि तुम बस झूठ बोल रहे हो। फूजिन कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही अब मुझ पर गुस्सा नहीं दिखा रही हो। तो शाओजी फिर और उसे चिल्लाने लगती है कि अब तुम मुझ पर गुस्सा भी करने लग गए, ठीक है निकल जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हें दिखना नहीं है। तो फिर फूजिन उसे डराने के लिए अपना ऐसे फेस दिखाता है और फिर गुस्सा होकर बाहर चला जाता है। शाओजी यहाँ सोचती है कि मैंने ये नकली आंसू उसे फंसाने के लिए दिखाई हो, चलो कुछ तो फ़ायदा हुआ ही होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शाओजी सोचती होती है कि इतने दिन हो गए लेकिन उस फूजिन ने मुझे बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं करा। वो सोचती है कि क्या मैंने कुछ ज़्यादा ही भाव खा ली। फिर इतने में यहाँ पर लू आ जाता है। तो शाओजी उससे पूछती है कि तुम्हें मुझसे क्या काम है। वो कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें थैंक्स करने आया था, तुमने मेरी जान जो बचाई थी। तो वो कहती है कि मैंने कोई तुम्हारी हेल्प नहीं करी हूँ और तो तुम्हें सेंटिमेंटल होने की ज़रूरत नहीं है। और हम देखते हैं कि शाओजी तो पीछे हाथ करके पुलिस को कॉल लगा लेती है और फिर से कहने लगती है कि अगर तुम्हें मुझे थैंक्स करना है तो तुम मुझे डायरेक्टली ये बताओ कि आखिर तुमने मुझे अप्रोच क्यों किया था। तो वो कहता है कि अब मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा सकता, एक्चुअली तुम सुमिंग की डॉटर हो और हमें तुमसे वो चिप चाहिए, और अगर उस फूजिन ने तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं किया होता ना तो तुम तो कब का मर चुकी होती। तो शाओजी मन में सोचती है कि क्या इसके पीछे उसी बंदे का हाथ होगा जिसने मेरे डैड को भी मारा है। फिर वो पूछती है कि आखिर तुम्हें किसने ऑर्डर दिया था। तो लू कहता है कि ये तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन हाँ तुम्हें मैं इतना बता सकता हूँ कि तुम्हारे डैड की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं थी, और अगर तुम और जानना चाहती हो तो क्यों ना तुम उस फूजिन से पूछो, वही तो है जिसे तुम्हारी डैड की मौत के बारे में सबसे अच्छे से पता होगा। तो शाओजी इसे दूर करते हुए कहती है कि बकवास मत करो, ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये तो फूजिन के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा होता है। तभी शाओजी से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे ये सारी रिडिकुलस बातें करोगे और मैं सुनती रहूँगी। देखो मैं तुम्हें बचा भी सकती हूँ तो जेल भी पहुँचा सकती हूँ, समझ गए। फिर यहाँ पर पुलिस की आने की आवाज़ आती है। तो लुई से चिल्लाता है कि तुमने पुलिस को कॉल कर दी। फिर वो उसके ऊपर हाथ उठाने वाला होता है, पर तभी यहाँ पर फूजिन पहुँच जाता है और उसे पकड़ के रोकते हुए तुरंत ही उसे मारता है। और फिर फूजिन यहाँ उस लू को और मारने जा रहा होता है। तो शाओजी जल्दी से इसे हक करते हुए रोकती है और कहती है कि इसे मत मारो। तो वो कहता है कि क्या हुआ, तुम अभी भी इससे प्रोटेक्ट कर रही हो। शाओजी कहती है कि मैं कोई इसे बचा नहीं रही हूँ, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि पुलिस यहाँ पर आती होगी और अगर तुम इसे मारोगे तो फिर तुम भी इस चीज़ में फंस जाओगे। तो फिर फूजिन शाओजी की बात मानते हुए असिस्टेंट से कहता है कि जैसा शाओजी बोल रही है जाओ इसे डायरेक्ट पुलिस को दे दो। तो असिस्टेंट तुरंत ही उसे लेकर चला जाता है। फिर फूजिन शाओजी से पूछता है कि क्या तुम सेटिस्फाइड हो। तो वो कहती है कि हाँ सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन फिर भी वो गुस्सा दिखाते हुए कहती है कि मैंने अभी तक तुम्हें माफ़ नहीं करी हूँ, तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो फूजिन कहता है कि लगता है मेरी नीस बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाली है। फिर वो तुरंत ही उसे उठा के यहाँ से लेके जाने लगता है। तो शाओजी चिल्ला रही होती है। फिर ये दोनों साथ में रेस्टोरेंट में पहुँच जाते हैं और शाओजी से पूछती है कि अच्छा तो तुमने बस मुझे खाना खिलाने के लिए यहाँ पकड़ के लेकर आए हो। तो फिर वो उसे एक नेकलेस भी देने लगता है गिफ्ट के तौर पे। तो शाओजी ये नेकलेस देखते के साथ ही शॉक हो जाती है और वो सोचती है कि ये पूरे 1 बिलियन का नेकलेस है। वो मना करती है कि आखिर मैं इतना महंगा नेकलेस कैसे ले सकती हूँ, ये मैं नहीं लूँगी। तो फिर वो उसे दूसरा गिफ्ट दे रहा होता है। शाओजी सोचती है कि ये क्या चल रहा है, ये आखिर करना क्या चाहता है, कहीं ये इसकी कोई ट्रिक तो नहीं है मुझे टॉर्चर करने के लिए। शाओजी कहने लगती है कि अंकल अगर आपको मेरी जान लेनी है ना तो जल्दी से ले लो ना, ऐसे मुझे टॉर्चर मत करना। तो फूजिन से कहता है कि शायद मैं तुम्हें ठीक से समझा नहीं पाया, एक्चुअली मैं तुम्हें मना रहा हूँ। तो ये सुनकर वो शॉक होती है। फूजिन उसे मिल्क टी वाली चीज़ के लिए सॉरी बोल रहा होता है। तो शाओजी तो खुश जाती है कि अरे वाह अब ये लाइन पर आ गया है। फिर वो कहने लगती है कि अंकल अगर आप सच में मुझे सॉरी कहना चाहते हो तो आप मेरे कुछ क्वेश्चंस का जवाब दो। फिर वो पूछती है कि लू ने मुझे बताया था कि मेरे डैड की मौत आपसे रिलेटेड है। तो फूजिन कहता है कि क्या तुम्हें उसकी बात पर बिलीव हुआ। तो शाओजी कहती है कि बिल्कुल नहीं, अगर आप सच में मेरे डैड की मौत से रिलेटेड होते तो आप थोड़ी ना मेरी इतनी हेल्प करते, वो भी बार बार। तो फूजिन कहता है कि आखिर तुमने इतना इजीली मुझ पर कैसे ट्रस्ट कर ली, क्या तुम भूल गई कि मैं तुम्हारे डैड के बिजनेस में उनका नंबर 1 राइवल था। तो शाओजी कहती है कि तुम बस बिजनेस छीना करते थे, उसके अलावा तुमने कभी मेरे डैड के साथ कुछ गलत नहीं करा और ना उन्हें कोई चोट पहुंचाया, तो तुम कैसे बुरे हो सकते हो। तो फिर फूजिन कहता है कि तुम तो कितनी स्मार्ट हो। शाओजी पूछती है कि अंकल क्या आपको सच में नहीं पता है कि मेरे डैड की मौत कैसे हुई थी। तो वो कहता है कि हाँ मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो फिर ये कहने लगती है कि चलो एक डील करते हैं, अगर तुम मेरी हेल्प करोगे मेरे डैड के इंसिडेंट के बारे में पता लगाने में तो मैं बदले में उस चिप को ढूंढने में मदद करूँगी जो मेरे डैड की थी और उसे मैं तुम्हें दे दूँगी।
तो फिर ये सुनते के साथ ही फूजिन उठकर शाओजी के पास आ जाता है और कहता है कि अब मुझे समझ आया कि तुम इतने टाइम से मुझे क्यों अप्रोच कर रही थी, इस वजह से। तो फिर शाओजी सोचती है कि ये मैंने क्या कर दी, इतनी जल्दी मेरा प्लान रिवील हो गया, अब ये मेरे साथ क्या करेगा। फूजिन उसे चिल्लाने लगता है कि तुम्हें पता है ये चीज़ कितनी खतरनाक हो सकती है, तुम्हारी जान के लिए लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं। फिर शाओजी गुस्सा होकर तुरंत ही जारी होती है। तो फूजिन उसे कहता है कि अगर मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगा तो भी तुम इस बारे में पता लगाती रहोगी। तो वो कहती है कि ऑफ कोर्स मुझे अपने डैड के बारे में पता लगाना ही है, मैं ऐसे बैठ कर वेट नहीं कर सकती हूँ। तो फूजिन कहने लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने के लिए अलाउ नहीं कर रहा हूँ। तो शाओजी उसे चिल्लाती है कि फूजिन तुम मुझे ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो फूजिन कहता है कि अच्छा तो अब तुम मुझे मेरे नाम से बुला रही हो, बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं रही। तो शाओजी फिर से और चिल्लाती है कि तुम कोई मेरे रियल अंकल नहीं हो, इसलिए मेरा बड़ा बनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और मैं तो उम्मीद करती हूँ कि हम दोनों कभी एक दूसरे से ना मिले। ऐसा बोलकर फिर वो गुस्से में चली जाती है। तो फूजिन भी चिल्ला कर कहता है कि ठीक है, मैं भी तुम्हारी कोई केयर नहीं करने वाला हूँ, अगर मैंने करा ना तो मैं एक डॉग हूँगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि फूजिन अपने असिस्टेंट के साथ बात कर रहा होता है और वो उसे बताने लगता है कि उसका जो बड़ा भाई है फूचन, वो भी इस बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। तो असिस्टेंट कहने लगता है कि बॉस कहीं ऐसा तो नहीं कि मिस शाओजी के डैड को आपके भाई नहीं मारा है और इस वजह से उन्होंने शाओजी को अपने घर पे रख लिया और उसे अडॉप्ट करने का नाटक किया उसे पनिश करने के लिए। और अगर ये बात सच निकली तो फिर मिस शाओजी की लाइफ तो कितनी खतरे में होगी। फूजिन ये सुनते के साथ ही अपने असिस्टेंट से कहता है कि चीज़ें पैक करो और हम लोग चलते हैं मेरे भाई के घर पे रहने के लिए। तो असिस्टेंट कहने लगता है कि बॉस आप मिस शाओजी की हेल्प करने के लिए इतनी जल्दी रेडी हो गए। तो फिर फूजिन कहता है कि वो मेरी शिकार है और अगर मैं उस पर हमला नहीं करना चाहता तो मैं किसी और को भी करने नहीं दूंगा। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस आपने बिल्कुल सही कहा, और वो सोचता है कि लेकिन शिकार आप है या वो, ये तो आप ही को पता है। दूसरी तरफ शाओजी हान और उसके डैड के साथ डिनर कर रही होती है, तभी वो उसे कहते हैं कि आज तक तुमने कभी मुझे डैड नहीं बोली। हान कहता है कि हाँ, और तुमने मुझे भाई नहीं बोली। फिर तभी घर पे फूजिन आ जाता है और उसे देखकर उसका बड़ा भाई फूचन उसे कहने लगता है कि तुम अचानक से यहाँ पर। तो फूजिन भी यहाँ पर बैठ जाता है और कहने लगता है कि मैं बस ऐसे ही तुमसे मिलने आया था और मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ दिन यहीं पे रहूँ। तो फिर इसका बड़ा भाई फूजिन खुश होता है और कहता है कि ठीक है, फिर मैं गेस्ट रूम को क्लीन करवा देता हूँ। तो फूजिन कहता है कि नहीं, मैं गेस्ट रूम में नहीं रहूँगा। वो पूछता है कि मेरी निस आखिर कौन से रूम में रहती है, मैं उसके बाजू वाले रूम में रहूँगा। तो शाओजी इसकी बात सुनकर शॉक होती है और सोचती है कि आखिर ये करना क्या चाहता है। फिर जैसे ही शाओजी अपने रूम की तरफ जा रही होती है तो फूजिन भी उसके पीछे आ रहा होता है। तो वो कहने लगती है कि अंकल ये मेरा रूम है और आपका वो बाजू वाला रूम है। पर यहाँ शाओजी के पीछे पीछे फूजिन उसके साथ उसके रूम में आ जाता है और सब चीज़ें देखने लगता है। तो शाओजी कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर बस अपने भाई के साथ बनाने के लिए आए होंगे। तो फूजिन कहता है कि ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए आया हूँ, अपनी छोटी फ्रेंड को मनाने के लिए। तो वो कहती है कि तुमने तो कहा था ना कि तुम अब मेरी केयर नहीं करोगे। तो फूजिन कहता है कि किसने कहा था, मैंने तो नहीं बोला। फिर शाओजी तो खुश होने लग जाती है और कहती है कि लेकिन किसी को मनाने के लिए सिंसियरिटी भी दिखानी पड़ती है, तो क्या बोलते हो। फूजिन कहता है कि मैं इस बात के लिए तुम्हें अलाउ नहीं करूँगा कि तुम अपने डैड के कार एक्सीडेंट के बारे में इन्वेस्टिगेट करो। शाओजी ये सुनकर अपसेट होती है। तभी फूजिन कहता है कि लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। ये सुनते के साथ ही वो पूछती है कि क्या सच्ची। तो ये कहता है कि लेकिन बस तुम्हें मेरी बात सुनना होगा। तो शाओजी तो खुश होकर उसे जल्दी से हक करने लगती है और कहती है कि पहले मैं तुम्हारी अच्छी साइड देख ही नहीं पा रही थी और अब जाकर मुझे पता लग रहा है कि तुम सच में कितने अच्छी हो। मैं तो अब भी डिक्लेयर कर रही हूँ कि तुम दुनिया के सबसे बेस्ट इंसान हो। फूजिन तो शौक रह जाता है और शाओजी उसे कहती है कि मैं बिल्कुल सच्ची तारीफ कर रही हूँ। तब यहाँ पर फिर वो उसके पास आ रहा होता है। तो शाओजी मन में सोच रही होती है कि क्या ये मुझे किस करने वाला है। पर फिर इतने में हान की बाहर से आवाज़ आती है और वो शाओजी को दरवाज़ा खोलने बोल रहा होता है। तो फिर शाओजी तो डर जाती है और फूजिन से कहती है कि तुम जल्दी से छुप जाओ, नहीं तो हान हम लोग को देख लेगा। तो फिर वो कहता है कि तुम तो मुझे ऐसे छुपने बोल रही हो जैसे मैं यहाँ तुम्हारे साथ अफेयर चला रहा हूँ और हम लोग फिर अब छुप रहे। तो वो कहती है कि अरे हम लोग अंकल और निस है, तो ये कितना अजीब नहीं है अगर हम लोग ऐसे इतनी रात को सेम रूम में बात कर रहे हो तो फिर कोई और देखेगा तो मैं क्या एक्सप्लेन करूँगी। फूजिन कहता है कि मैं छुपने के लिए रेडी हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। तो फिर यहाँ हान की आवाज़ वापस आ रही होती है। तो शाओजी कहती है कि एक शर्त क्या, मैं 10 शर्त मान जाऊँगी, बस तुम जल्दी से छुप जाओ। तो फूजिन कहता है कि ठीक है फिर, और वो जल्दी से ब्लैंकेट ओढ़ के लेट जाता है। फिर शाओजी दरवाज़ा खोलती है और हान से कहने लगती है कि क्या तुम्हें शावर जेल खुद का खरीदने नहीं मिल रहा था जो तुम मेरा लेने के लाए हो। तो वो कहता है कि आखिर तुम क्यों ऐसा बोलती हो, कहीं अपने रूम में तुमने किसी मैन को तो नहीं छुपा के रखी हो जो तुम इतना डर रही थी। फिर वो शावर जेल लेकर यहाँ से जाने वाला होता है, पर तभी फिर उसे शक हो जाता है कि ऐसा क्यों लग रहा है कि ब्लैंकेट के नीचे कोई है। वो तुरंत ही खोलने जा रहा होता है तो शाओजी उसे रोकती है। तभी वो फिर टच करने लगता है और शाओजी उसे बताती है कि अरे ये मेरा टेडी बियर है।
तो वो कहता है कि ये इतना लंबा टेडी बियर कैसे हो सकता है, इसका बॉडी शेप तो मुझे मेरे अंकल की तरह कैसे लग रहा है। शाओजी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो उसे यकीन दिलाने के लिए फूजिन के ऊपर चढ़कर उसे खूब मार के दिखा रही होती है और कहती है कि देखो, क्या अगर तुम्हारे अंकल होते तो मैं उसे ऐसे मार सकती। तो वो कहता है कि हाँ, मुझे अब तुम पे ट्रस्ट है, और फिर वो चला जाता है। बेचारा फूजिन तो बस अंदर मार खा रहा होता है। और फिर शाओजी हान के जाने के बाद खुश होती है कि चलो चला तो गया। तभी फूजिन जल्दी से उसके पास आ जाता है। तो शाओजी कहती है कि अंकल, आखिर आप करना क्या चाहते हो? देखो, मैं बता रही हूँ, मैं बस हान का शक दूर करना चाहती थी, इसलिए मैंने ऐसा करी, और मेरा कुछ और मतलब नहीं था। तो फूजिन सोचता है कि ये तो झूठ भी इतनी आसानी से बोल लेती है बिना पलक झपकाए। फिर फूजिन तो यहाँ शाओजी का फेस टच कर ही जा रहा होता है। तो वो पूछती है कि आखिर इसका क्या मतलब है। तो फिर वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ सो। ये सुनने के साथ ही शाओजी तो शॉक होती है और पूछती है कि आखिर वो ऐसा क्यों बोल रहा है। तो फिर वो कहता है कि यही मेरी शर्त है। शाओजी इस शर्त के लिए मान जाती है और सोचती है कि वैसे भी मैं इसे सेड्यूस ही तो करना चाहती थी ना, ताकि ये मेरे जाल में फंस जाए तो ये मेरी हेल्प करेगा मेरे डैड के बारे में पता करने को। शाओजी कहने लगती है कि लेकिन अंकल, मैं बहुत छोटी हूँ। तो फिर वो कहता है कि आखिर तुम सोच क्या रही हो, तुम इतनी छोटी बच्ची हो कि मेरा तुम्हारे अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम पहले बड़ी हो जाओ। ऐसा बोलकर फिर वो तुरंत ही उसके रूम से चला जाता है। तो यहाँ शाओजी को गुस्सा आती है कि वो मेरे साथ ऐसा मजाक करके गया। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि शाओजी अपनी फ्रेंड से मिलने जाती है और उसे अपने और फूजिन के बारे में ये सारी चीज़ें बताती है। तो उसकी फ्रेंड काफ़ी शॉक होती है कि तेरा जो अंकल है वो तेरे लिए इतना सब कुछ कर रहा है, तो मुझे लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुझे लाइक करने लग गया हो। शाओजी कहती है बिल्कुल नहीं, वो बस मुझसे वो चिप चाहता है और कुछ नहीं। तो फिर ये कहती है कि बिल्कुल नहीं, देख वो कौन सा तुझे कैप्चर कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है, उल्टा वो तो तेरी हेल्प भी करने के लिए मान गया। तो मुझे पूरा यकीन है कि उसका कुछ अलग मोटिव है। तो शाओजी अपनी फ्रेंड को समझाती है कि तुझे अब इतनी सारी नॉवेल्स पढ़ना ना बंद करनी चाहिए। तभी इतने में शाओजी की नज़र जाती है एक अंकल पर, जो कि उसके पेरेंट्स के ड्राइवर थे। वो सोचती है कि इनकी मौत तो कार एक्सीडेंट में हो गई थी ना, तो ये यहाँ पर कैसे। शाओजी उस ड्राइवर का पीछा करते हुए एक होटल तक पहुँच जाती है और सोचती है कि मुझे इस बारे में फूजिन को बता देना चाहिए। फिर वो उसे कॉल लगाई रही होती है कि तभी इतने में कोई उसे पीछे से मार के बेहोश कर देता है। फिर शाओजी को जब होश आता है तो वो देखती है कि वो यहाँ क्लब में है और यहाँ पर बहुत सारी लड़कियों को कैद किया गया है। वो लोग यहाँ शाओजी को बताने लगती है कि उनको भी ऐसे ही पकड़ के लाया गया है और ज़बरदस्ती वो लोग यहाँ पर उन लोगों को, गेस्ट को इंटरटेन करने के लिए फोर्स कर रहे हैं, और अगर वो नहीं करेंगी तो फिर उन्हें मार दिया जाएगा। शाओजी सोचती है कि मुझे कैसे भी करके ऐसे भागना होगा। तभी वो झाँक कर देखती है तो उसे फूजिन नज़र आता है। वो उसे आवाज़ देने लग जाती है, पर फूजिन को तो बाहर से वो दिखाई नहीं देती, तो वो तो अपना चला जाता है और ना उसकी आवाज़ ठीक से आ रही होती है। फिर शाओजी सोचती है कि उसने मुझे देखा क्यों नहीं। तो उसको ये लड़की बताती है कि बाहर से ये वन साइड मिरर है, वहाँ से कुछ नहीं दिखेगा। और वो इसे समझाती है कि तुम तो हम सब में सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लड़की हो, तो तुम्हें तो और बच के रहना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें जल्दी चूज़ किया जाएगा। फिर हम देखते हैं यहाँ पर फूजिन किसी बंदे के साथ डील करने के लिए आया था और वो इसे कई सारी लड़कियों का ऑफर दे रहा होता है। तो यहाँ पर जो क्लब की ओनर होती है वो 3 लड़कियों को लेकर आती है, जिसमें से एक शाओजी भी होती है, और वो लोग वहाँ बोर्ड के पीछे होते हैं। तो यहाँ पर फूजिन को बस बिना देखे उन्हें चूज़ करना होता है, और फूजिन इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड ही नहीं था और वो साफ मना कर देता है। पर तभी इतने में शाओजी थोड़ा थोड़ा आवाज़ करने लगती है तो उसे शक होता है और फिर वो एक लड़की चूज़ कर लेता है। और जब उसे सामने लाया जाता है तो फूजिन देखता है कि वो तो सच में शाओजी है। तो जैसे यहाँ पर शाओजी का मुंह खुलता है और रस्सी, तो वो जल्दी से उसे हक कर लेती है और उसे रोते हुए बताने लगती है कि कैसे इन लोगों ने उसे पकड़ के लेकर आए थे और उसे यहाँ गेस्ट को एंटरटेन करने के लिए फोर्स करे थे। फूजिन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्लाता है कि तुम लोगों ने मेरी नीस को पकड़ के लाए हो, अब तो तुम लोग बचोगे नहीं। फिर ये जो क्लब की ओनर होती है वो माफ़ी मांगने लगती है कि मुझे नहीं पता था। शाओजी कहती है कि इन्हें इतनी आसानी से छोड़ना मत, इन्हें पुलिस को अरेस्ट करवाओ ताकि वो सारी लड़कियाँ अभी बच जाए जिन्हें इन लोगों ने पकड़ के रखे। तो फूजिन मान जाता है और अपने गार्ड्स को कहता है कि इन सभी को पुलिस को लेकर आओ। और फिर फूजिन यहाँ से शाओजी को उठाकर अपने घर ले आता है। तो वो कहती है कि तुम मुझे अपने भाई के घर क्यों नहीं ले गए। तो वो कहता है कि तुम क्या चाहती हो कि तुम्हें ऐसी हालत में देखकर मेरे भाई को हार्ट अटैक आ जाए, इसलिए चुपचाप से यहाँ मेरे घर पे रहो 2 दिन। और फिर वो उसकी चोट पर मेडिसिन लगाने लगता है। तो शाओजी कहती है कि मुझे दर्द हो रहा है। तो फिर वो कहता है कि अब तुम्हें दर्द पता चल रहा है, आखिर तुम ऐसे कहीं पे भी क्यों चली जाती हो। फिर वो उससे मेडिसिन लगाया जा रहा होता है। तो शाओजी कहती है कि मैं ऐसी कहीं पे भी नहीं गई थी, एक्चुअली मुझे मेरे डैड का ड्राइवर दिख गया था तो मैं बस उन्हें फॉलो कर रही थी। तुम्हें क्या लगता है कि क्या मेरे डैड भी ज़िंदा हो सकते हैं, और क्या मेरे वो ड्राइवर अंकल को मेरे डैड के बारे में पता होगा। तो फूजिन कहता है कि ये सब मुझ पे छोड़ दो, मैं हैंडल करता हूँ। तो शाओजी कहने लगती है कि आज तुम्हारा फिर से थैंक यू मुझे बचाने के लिए। फूजिन कहता है कि तुम सिर्फ मुझे थैंक यू बोलती हो और कुछ नहीं। तो फिर शाओजी पूछती है कि फिर आपको क्या चाहिए, क्या आपको वही चिप चाहिए।
तो यहाँ फूजिन उसके सामने आता है और कहता है कि तुम मुझे बस एक किस दे दो। तो फिर शाओजी यहाँ उसके गाल पे किस करके जल्दी से भाग लेती है और फिर सोचती है कि आखिर मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो गई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं बीमार हो गई हूँ। फिर नेक्स्ट डे शाओजी जब कॉलेज की होती है तो उसे यहाँ पर उसकी फ्रेंड मिल जाती है और वो उसके आंखों के नीचे डार्क सर्कल देखकर पूछती है कि आखिर क्या हुआ है जो तुम सोई नहीं। तो शाओजी बताने लगती है कि कल रात से मेरी दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो गई है, तो बताओ आखिर मुझे क्या हुआ है। तो उसकी फ्रेंड पूछती है कि आखिर किस चीज़ से तुम इतना ट्रिगर हुई हो। तो फिर शाओजी बताती है कि कल मेरे अंकल फूजिन ने मुझे बचाए थे और उसके बाद मैंने उन्हें थैंक्स करने के लिए उन्हें किस कर ली थी, उसके बाद से मेरा ये हाल हो गया। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि मैं समझ गई कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, देखो तुम्हें दिल की बीमारी हो गई है और इसलिए तुम्हें दिल की मेडिसिन चाहिए। शाओजी कहती है कि थोड़ा क्लियरली बोलोगी। तो फिर इसकी फ्रेंड बताती है कि तुम अपने अंकल को लाइक करने लग गई हो और इस वजह से तुम्हारे दिल की धड़कनें तेज़ हो गई, क्योंकि ये तभी होता है जब हम किसी को लाइक करते हैं। शाओजी कहती है कि यानी मैं अंकल को लाइक करने लग गई हूँ। तो फिर कहती है कि क्यों नहीं कर सकती, आखिर तुम्हारे अंकल इतने ज़्यादा हैंडसम है और वो हर पल तुम्हें बचाते रहते हैं। तो फिर शाओजी सब याद करने लगती है कि फूजी ने उसे कितनी बार बचाया है। शाओजी खुश होने लगती है कि यानी इसे लाइक करना कहते हैं, पर फिर वो अपसेट हो जाती है सोचकर कि मैं तो कितनी बड़ी फेलियर हूँ, मैं खुद उसे सेड्यूस करने के जाल में फंसाने गई थी और खुद उसे लाइक करने लग गई हूँ और वो तो मुझे लाइक करता भी नहीं है। शाओजी की फ्रेंड उसे समझाने लगती है कि मैं तुम्हें कुछ ट्रिक सिखाऊंगी जिससे फिर तुम मैन को टेस्ट कर सकती हो और पता कर सकती हो। तो शाओजी सोचती है कि मुझे इस चैलेंज के लिए हाँ करना चाहिए। फिर घर आने के बाद वो रात में फूजिन को देखते हुए सोच रही होती है कि आखिर मैन को टेस्ट कैसे कर दे। तभी फूजिन उससे पूछता है कि तुम आखिर क्या सोच रही हो। तो शाओजी कहती है कि कुछ नहीं, आज मेरा होमवर्क बहुत ही डिफ़िकल्ट है ना, तो बस वही सोच रही थी। तो वो कहता है कि अच्छा, क्या तुम्हारा होमवर्क ये है कि तुम मुझे देखो, क्योंकि तुम 4 बार से मुझे देखी जा रही हो। तो शाओजी सोचती है कि अब क्या करूँ। फिर वो उसके पास आके बैठ जाती है और कहती है कि हाँ, मुझे तुम्हारी सच में हेल्प की ज़रूरत है। एक्चुअली ना आज मुझे बहुत ज़्यादा होमवर्क मिला है और मेरे हाथ तो अब भी से दुख रहे हैं, तो क्या तुम दबा दोगे। तो फिर फूजिन इसके लिए मान जाता है और उसका हाथ दबा रहा होता है। शाओजी बड़ी खुश होने लगती है और पूछती है कि क्या तुम और भी लड़कियों के साथ ऐसा करते हो। तो वो कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, तुम पहली हो, मैं सिर्फ तुम्हें इतना सर्व कर रहा हूँ। तो शाओजी और खुश हो जाती है। फिर फूजिन कहता है कि लेकिन मैं इसका इंटरेस्ट चार्ज करूँगा, समझ गई। और फिर वो उसका हाथ देता है कि देख लो अब ठीक हो गया होगा ना। फूजिन कहता है कि मुझे ये बताओ कि आज तुम बहुत ही डिस्ट्रैक्टेड लग रही हो, तो आखिर तुम्हारा प्लान क्या है। तो शाओजी कहती है कि ठीक है, मैं कन्फेस कर ही लेती हूँ। एक्चुअली तुमने मुझे इतनी ज़्यादा बार बचाए हो ना, तो मैं बस तुम्हें थैंक यू करना चाहती हूँ। तुम्हारे पास तो कोई चीज़ की कमी नहीं है, तो मैं सोच रही थी कि तुम्हें क्या दूँ। तो क्यों ना मैं तुम्हें एक गर्लफ्रेंड से इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। तो बताओ अंकल फूजिन, तुम्हें कैसे टाइप की लड़की पसंद है। तो फूजिन कहता है कि तुम तो पहले मुझे सेड्यूस करने के पीछे लगी थी ना, तो अब मुझे किसी और को देने का कैसे सोच रही हो। शाओजी कहती है कि तुम्ही ने कहा था कि तुम्हें मेरे टाइप की लड़की पसंद नहीं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम बोल कुछ और रहे थे और सोच कुछ और रहे थे। ऐसा वो बोलकर उसके पास आकर उसे देख रही होती है। तो फूजिन कहता है कि मुझे ऐसी लड़की पसंद हो जो बड़ी हो, ब्यूटीफुल हो और बहुत ही स्टाइलिश हो। तो बताओ क्या तुम उस कैटेगरी में फिट आती हो। और देखो, अगर तुम मुझे थैंक्स बोलना चाहती हो ना, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करो और कोई मुसीबत में मत पड़ना। ऐसा बोलकर वो जाने लगता है। शाओजी यहाँ फिर सोचने लगती है कि मैं तो उसकी बिल्कुल भी टाइप नहीं हूँ, तभी तो वो मुझे देखता ही नहीं है, लेकिन मैं भी गिव अप नहीं करने वाली हूँ। फिर रात में हम देखते हैं कि फूजिन अपने स्टडी रूम में होता है, तभी उसे उसके भाई फूचन का कॉल आता है और वो बताने लगता है कि तुम कितने टाइम से डैड से मिले नहीं हो, तो कल शाओजी को लेकर घर आ जाना। फिर जैसे ही फूजिन और शाओजिन यहाँ पहुँचते तो फूजिन अपने डैड से बहुत ही बदतमीज़ से बात कर रहा होता है और उनका मजाक भी बना रहा होता है। तो शाओजी यहाँ सोचती है कि लगता है ग्रैंडपा और इसके बीच में अच्छा रिलेशन नहीं है। जिनके डैड भी उसे बातें सुना रहे होते हैं कि वो अच्छा बेटा नहीं है और फूजिन भी बातें सुना रहा होता है कि वो अच्छे डैड नहीं है। फिर इन दोनों का झगड़ा ऐसे होने लग जाता है और फूजिन कहता है कि मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तभी जल्दी से हान और उसके डैड बात को संभालते हुए यहाँ फूजिन को भी रोक लेते हैं और कहते हैं कि काफ़ी लेट हो रही है, तो हम लोग डिनर कर लेते हैं। फिर ये सभी डिनर करने के लिए बैठते हैं और डिनर के बाद फूजिन जब यहाँ अकेले स्मोक कर रहा होता है तो उसका बड़ा भाई पहुँच जाता है और कहने लगता है कि लगता है तुम अभी भी डैड को पसंद नहीं करते हो। तो फिर फूजिन कहता है कि आखिर मैं कैसे पसंद करूँगा, वो मुझे इतने सालों से मारने के पीछे पड़े और आप कह रहे हो कि मैं उनसे अच्छे से बात करूँ। तो फिर उसका भाई कहता है कि डैड पहले ऐसे थे लेकिन अब वो ऐसे नहीं है, तो तुम इतनी फिक्र मत करो। फूजिन कहता है कि डैड हम दोनों के बीच में दुश्मनी कराना चाहते थे, तो तुम उसे कैसे अच्छा बोल सकते हो।
तो फिर इसका भाई कहता है कि लेकिन डैड तो अलग है ना, और मैं हूँ, मैं हमेशा तुम्हारा अच्छा भाई बन के रहूँगा और हम दोनों के बीच में कोई दुश्मनी नहीं होगी। फूजिन कहता है कि जाओ फिर आप उन्हें मार दो तो मैं आपके ऊपर बिलीव करूँगा कि आप सच कह रहे हो। तो फिर इसका भाई समझाने लगता है कि मॉम की विश ये थी ना कि तुम अच्छे से जियो और डैड को मारने की सोचना भी मत। वैसे भी डैड बहुत ही पावरफुल है, तो अगर तुम उन्हें मारने को भी जाओगे ना तो तुम्हें भी नुकसान होगा, और तुम्हारी मॉम ये कभी नहीं चाहेगी, वो तो चाहती थी कि तुम अच्छे से जियो। तो फूजिन कहता है कि एक बार मैं जाके डैड को मार दूँ, उसके बाद मैं अपनी मॉम की ग्रेव पर जाके उनसे माफ़ी मांग ही लूँगा, मुझे यकीन है कि वो मुझे माफ़ कर देंगी। तो भी इसका भाई से समझा रहा होता है कि वो ये सारी फालतू चीज़ें ना सोचे और ये सोचे कि उसे भी अब खुद की फैमिली स्टार्ट करनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे पास भी कोई इंपॉर्टेंट पर्सन हो जिसकी तुम केयर करो, और फिर उसके अलावा तुम ये सारी फालतू हरकतें चीज़ें करने का सोचो भी नहीं। फूजिन कहता है कि नहीं, मैं नहीं चाहता कि मैं शादी करूं और फिर मेरी कोई वीकनेस हो। तो फूजिन का भाई उसे समझाने लगता है कि लाइफ में कोई पार्टनर होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मेरी बात सुनो और बताओ कि तुम्हें कैसे टाइप की लड़की पसंद है, शायद मैं कोई अच्छी सी लड़की तुम्हें इंट्रोड्यूस करवा दूँ। तो फिर फूजिन बाहर से शाओजी को देखते हुए उसकी हाइट और उसकी एज और उसके बारे में सब बताने लगता है कि उसे ऐसी ब्यूटीफुल और साथ ही कॉलेज स्टूडेंट वाली लड़की चाहिए। तो फिर यहाँ उसका भाई देख लेता है कि वो शाओजी को देखकर कह रहा है, तो वो पूछता है कि कहीं तुम्हें शाओजी तो नहीं पसंद आ गई है, देखो तुम भूलो मत कि तुम उसके अंकल हो, और वैसे भी वो बहुत छोटी है तो उसके बारे में सोचना छोड़ो और अपनी एज की लड़की ढूंढो। तो फूजिन नहीं मानता और कहता है कि नहीं, मुझे ऐसी छोटी लड़की पसंद है, और ऐसा बोलकर फिर वो यहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ उसका भाई सोचने लगता है कि ये पागल हो गया है, अगर इसने ऐसा कुछ किया तो आखिर मैं अपने दोस्त को क्या जवाब दूंगा। फिर हम फूजिन के डैड को देखते जो कि खिड़की से उसे जाते हुए देख रहे होते, और वो अपने गार्ड से कह रहे होते कि फूजिन और उस मिस्टर बाइजिन के बीच की चीज़ें ठीक नहीं चल रही है ना, तो उस बाइजिन को कांटेक्ट करो और कहो कि मैं उसका साथ देने के लिए रेडी हूँ। तभी फिर हम यहाँ पर शाओजी को देखते हैं जो कि हान के साथ बातें कर रही होती है और उससे पूछती है कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे अंकल फूजिन और ग्रैंडपा के बीच की चीज़ें ठीक नहीं चल रही है क्या, और ग्रैंडपा ने क्या सच में अपनी वाइफ और बच्चे को मारने की कोशिश करे। तो फिर ये बताने लगता है कि मुझे बस इतना पता है कि अंकल फूजिन की जो मॉम थी वो रशिया के बहुत ही बड़े डीलर की बेटी थी, और ग्रैंडपा ने जानबूझ के पावर के लिए उससे शादी करे थे, उसे बिना बताए कि वो तो पहले से ही मैरिड थे। पर फिर बाद में ये राज खुल गया, तो जो अंकल की मॉम के जो डैड थे उन्होंने अपने गुंडे भेजे मुझे और मेरे डैड को मारने के लिए। तो इस वजह से मेरे ग्रैंडपा मेरे अंकल और उनकी मॉम से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए, और 4 साल पहले उनके बीच में बहुत ही बुरी वाली फाइट भी हुई। और मेरे ग्रैंडपा तो चाहते थे मेरे अंकल को मारना, पर गलती से उन्होंने उसकी मॉम को मार दिए। और उसके बाद पता है कि मेरे डैड ने अपनी जान को रिस्क पे लगाकर अंकल की जान बचाई। तो ऐसे इस तरीके से मेरे ग्रैंडपा मेरे अंकल को मारने के लिए इतने सालों से पीछे पड़े, पर अब अंकल बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए, इसलिए ग्रैंडपा उनसे डरे हुए और उनका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे। ये सारी स्टोरी सुनने के बाद शाओजी को फूजिन के लिए बुरा लगता है कि उसकी लाइफ तो कितनी ज़्यादा बेचारी रही है। फिर यहाँ हान उसे और बता रहा होता है कि मेरे डैड और अंकल तो एक दूसरे से लड़ाई नहीं करना चाहते और वो बस बना के रखना चाहते हैं, और वो कहते हैं कि बड़ों की लड़ाई के बीच में हमें नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। शाओजी को ये सब जानने के बाद समझ आता है कि वो आखिर इतना ज़्यादा कोल्ड हार्ट कैसे हो गया। वो सोचती है कि फिर तो मुझे अपना पूरा बेस्ट लगाना होगा उसका दिल ओपन करने के लिए। फिर रात में जैसे ही फूजिन अपने रूम के पास पहुंचता है तो यहाँ पर पहले से ही शाओजी उसका इंतज़ार कर रही होती है और उसे कहने लगती है कि आपने अपनी लाइफ में कितनी मेहनत करो। तो वो कहता है कि क्या हान ने तुम्हें मेरे बारे में बताया। तो ये कहती है कि प्लीज़ आप हान को मत ब्लेम करना, मैंने उससे खुद पूछी थी। फूजिन उसे कहता है कि तुम्हें मुझ पे तरस खाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो कहती है कि मैं तरस नहीं खा रही हूँ, बल्कि मुझे तो बस तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा लग रहा है। वो उसे कंफर्ट करने लग जाती है और कहती है कि कोई भी दूसरा डिज़र्व नहीं करता है कि वो तुम्हें परेशान करे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे उन इम्पॉर्टेंट पर्सन में से बनूँ जो कि तुम्हें कंफर्ट कर सकते, जो तुम्हारे अपने हो और जिनको तुम्हारी वजह से, तुम्हारे दुख की वजह से अपसेट फील हो। तो अब तुम्हें अकेला फील करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ। फूजिन कहता है कि तुम्हें भी स्वीट वर्ड्स बोलना आता है, तो चलो अब तुम अपने रूम में जाओ। तो फिर शाओजी भी उसे गुड नाइट बोलकर चली जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही शाओजी की नींद खुलती है तो उसे उसकी फ्रेंड की कॉल आती है और वो पूछती है कि बताओ तुम अपने अंकल को टेस्ट कर पाई हो कि नहीं। तो ये कहती है कि कुछ भी नहीं कर पाई हूँ और ना कोई प्रोग्रेस हुई है। तो फिर उसकी फ्रेंड कहती है कि एक काम करो, ऐसे सीक्रेटली मत करो बल्कि उससे कन्फेस कर लो।
तो शाओजी कहती है कि तुम ये क्या बोल रही हो, अगर मैंने ऐसा करी ना तो फिर लास्ट में मैं उसकी फ्रेंड भी बन के नहीं रह पाऊंगी। तो फिर उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम फिक्र मत करो, जैसा मैं बताऊंगी ना वैसा करना, फिर देखना ट्रिक कैसे काम करेगी। तो शाओजी कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी सुनूंगी। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शाओजी हान के साथ मिलकर अपने डैड और फूजिन के सामने पहुंच जाती है और कहने लगती है कि अब टाइम आ गया है, आप बड़े लोगों को हम लोग को रैंड एनवेलप देना पड़ेगा। तो यहाँ पर फिर हान के डैड तो तुरंत ही दे देते हैं, पर फूजिन देने में नाटक कर रहा होता है और कहने लगता है कि मेरे पास ब्लैक कार्ड है, अगर ये चाहिए तो पहले तुम्हें मुझे क्यूट हरकतें करके दिखाना होगा। तो शाओजी तो इस कार्ड को लेने के लिए उसे क्यूट फेस करके दिखाने लगती है और उसका हाथ पकड़ के अपने फेस पे टच कराती है और उसे इतने प्यार से देख रही होती है कि यहाँ फूजिन तो बहुत ही शाय हो जाता है और तुरंत ही दे देता है। फिर हान कहने लगता है कि ये चीटिंग है, फिर वो भी क्यूट क्यूट फेस दिखाता है और कहता है कि अंकल मुझे भी दे दो। तो फूजिन कहता है कि मेरे पास एक ही था। तो फिर दोनों उसी कार्ड को लेके लड़ते हुए यहाँ से चले जाते हैं। फिर यहाँ फूजिन और उसका भाई साथ में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर फूजिन का भाई उसे पूछता है कि मैंने सुना कि तुम मेरे फ्रेंड की मौत के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, देखो अगर तुम ये सब चिप्स के लिए कर रहे हो तो देखो अगर तुम वो चिप के लिए सब कर रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे फ्रेंड ने उस चिप के बारे में मुझे तक नहीं बताया, तो प्लीज़ उस चिप की वजह से शाओजी को मत यूज़ करना, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो फिर ये जानकर फूजिन को खुशी मिलती है कि उसका भाई तो सच में शाओजी की केयर करने के लिए सिंसियर है और उसका कुछ गलत इरादा नहीं है। फिर वो पूछता है कि फिर आखिर तुम अपने उस फ्रेंड की मौत के बारे में क्यों इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, मुझे तुम्हारे बारे में भी पता लगा है। तो फिर फूजिन का भाई कहने लगता है कि मेरे फ्रेंड की मौत अचानक से हो गई तो मुझे उसे इंसाफ दिलाना है, तो इस वजह से ही मैं उसके खूनी को पकड़ना चाहता हूँ ताकि फिर शाओजी भी सेफ रहे। तो फूजिन कहने लगता है कि तुम्हें अब कुछ पता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे लग रहा है कि सुमिंग जिंदा है। ये सुनकर फिर इसका भाई खुश हो जाता है और पूछने लगता है। तो फिर फूजिन कहता है कि अब ये चीज़ तुम मुझ पे छोड़ दो और अभी के लिए पुलिस को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसका भाई कहता है कि क्या तुम सच में शाओजी के लिए इंटरेस्टेड हो, लेकिन मैं फिर भी इतनी आसानी से मानने वाला नहीं हूँ। तो फूजिन कहता है कि भाई ये बात अभी सिर्फ हम दोनों के बीच में। ऐसा बोलकर फूजिन यहाँ से चला जाता है और फिर हम देखते हैं कि वो और शाओजी दोनों साथ मिलकर फायरवर्क्स देखने के लिए जाते हैं और यहाँ शाओजी जानबूझ के ठंडी लगने का बहाना करती है। तो फूजिन कहता है कि हाँ सच में ठंडी तो लग रही है। तो शाओजी अपसेट हो जाती है कि इस कोल्ड हार्ट बंदे के ऊपर तो कोई ट्रिक काम ही नहीं कर रही। तभी इतने में फूजिन उसके पीछे आ जाता है और अपने कोट से उसे हक करते हुए कवर करने लगता है। तो शाओजी बहुत ही खुश हो जाती है कि अरे वाह ये मुझे हक कर रहा है, यानी मेरी सेड्यूसिंग ट्रिक्स काम कर गई। फिर दोनों साथ में फायरवर्क्स देखते हुए खुश होने लगते हैं और तभी इतने में शाओजी उसे कन्फेस करती है। पहले तो उसका नाम लेती है, जैसे वो उसकी तरफ देखता है तो वो उसे आई लाइक यू बोल देती है, पर फूजिन को फायरवर्क्स की आवाज़ की वजह से ये वर्ड सुनाई नहीं देता और वो पूछता है कि तुमने क्या बोली। तो शाओजी मन में सोचती है कि इसने सुना नहीं या सुनने के बाद प्रिटेंड कर रहा है कि नहीं सुना। फिर वो कहती है कि कुछ नहीं, मैं बस कह रही थी कि तुम कितने हैंडसम लग रहे हो। तो फिर फूजिन भी कहता है कि तुम भी बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हो। शाओजी तो अपसेट हो जाती है कि मेरा कन्फेशन तो फेल हो गया। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि फूजिन घर आने के बाद अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और वो ब्रिज के पास की सीसीटीवी फुटेज चेक करके उसे पता करने के लिए बोलता है कि शाओजी ने उस वक्त उसे क्या बोली थी, क्योंकि वो सुन नहीं पाया और वो एग्जैक्ट उसे टाइम बता देता है कि 10 बजे। फिर तभी इतने में शाओजी दरवाजे पे नॉक करती है। तो जैसे ही फूजिन दरवाज़ा खोलता है तो शाओजी तुरंत ही उसे हक कर लेती है और उसे कहने लगती है कि क्या आज रात तुम मेरे साथ सो जाओगे। फूजिन तो ये सुनकर शॉक होता है। फिर फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं कि शाओजी अपनी फ्रेंड से कॉल पर बातें कर रही होती है और उसे अपसेट होकर बता रही होती है कि कैसे उसका कन्फेशन फेल हो गया, और यही सब बताते हुए वो काफ़ी ड्रिंक कर लेती है और ड्रंक हो जाती है। यहाँ पर फूजिन उसे देखकर पूछता है कि क्या तुमने बहुत ड्रिंक कर लियो। तो वो कहती है कि नहीं, मैं ड्रंक नहीं हूँ। वो पूछता है कि आखिर क्या हुआ है जो तुम इतनी अपसेट हो। तो शाओजी फिर बताने लग जाती है कि एक्चुअली मैं जिसे लाइक करती हूँ वो मुझे लाइक करता ही नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ। फूजिन उससे पूछता है कि तुम किसे लाइक करती हो। तो फिर शाओजी तो उसका ही नाम ले लेती है और फिर वो तुरंत ही उसके ऊपर सर रख कर सोने लग जाती है और फिर उसे कहती है कि मुझे तुम्हें किस करना है। फूजिन कहता है कि ऐसा मजाक मेरे साथ मत करो, नहीं तो मैं सीरियस ले लूँगा। वो कहती है कि कैसे लोगे। तो फूजिन फिर उसे सच में किस कर लेता है और फिर शाओजी तो बस उसे देखती रह जाती है और फिर दोनों ही फिर से किस करते हैं। पर शाओजी तो अभी भी बहुत ही ड्रंक होती है और वो फूजिन को हक करके उसे कहने लगती है कि मॉम डैड मैं बहुत आपको मिस कर रही हूँ। तो यहाँ फूजिन फिर उसे बेड पे लेटा देता है और फिर यहाँ बेड पे लेटने के बाद शाओजी तो नींद में गिरने वाली होती है, तो फूजिन जल्दी से उसे बचा लेता है और फिर वो उसे देखते ही सोचने लगता है कि ये मुझे लाइक करती है या फिर किसी और को। फिर वो यहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग फिर जब शाओजी की नींद खुलती है तो उसका सर दर्द हो रहा होता है
फिर उसे याद आने लगता है कि कल मैं बहुत ही अपसेट थी और फिर मैंने बहुत ही ड्रिंक कर ली थी और उसके बाद मैंने फूजिन को किस भी कर ली थी। वो शौक होती है। फिर यहाँ उसे मेड से पता लगता है कि फूजिन कहीं बिजनेस ट्रिप के लिए सुबह सुबह ही निकला हुआ है। वो फिर सोचने लगती है कि कल रात के मेरे बिहेवियर की वजह से कहीं वो डर के तो नहीं भाग गया। आखिर क्या मैं थोड़ा सा पेशेंस नहीं रख सकती थी। फिर ये तुरंत ही फूजिन को मैसेज करती है कि कल रात में बहुत ही ड्रंक थी, तो अगर मैंने कुछ हरकतें करी हो तो मुझे माफ़ कर देना। इतने में सूजी को अपने डांस क्लास की तरफ से मैसेज आता है कि उन लोगों को इवेंट के लिए कहीं पर जाना होगा। फिर नेक्स्ट सीन में शाओजी अब्रॉड पहुंच जाती है अपने डांस इवेंट के लिए और वो जब यहाँ मेकअप रूम में तैयार हो रही होती है तभी इतने में इसका वो डैड का ड्राइवर इसके ऊपर बंदूक पॉइंट करता है, उससे धमकी देने लगता है कि उसने ही उसके डैड को मारने की कोशिश किया था और अब वो उसके बारे में पता लगा रही है तो इसलिए वो इसे भी मारेगा। वो पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तो फिर वो बताता है कि मैंने तुम्हारे डैड को अपना कर्जा भरने के लिए हेल्प करने बोला था पर उसने नहीं किया, इसलिए मैंने उसे बदला लिया। शाओजी से धमकी देती है कि अगर तुमने मेरे साथ कुछ किया ना तो फूजिन तुम्हें छोड़ेगा नहीं और फिर वो यहाँ से बचकर भाग रही होती है। तभी इसे यहाँ पर वो मिस्टर बाइजिंग मिल जाता है तो सूजी उसे देखते ही पहचान लेती है कि ये भी तो उसे चिप के लिए ढूंढ रहा है। फिर वो उसे कहने लगता है कि मैंने यहाँ तुम्हें डांस के लिए बुलाया हूँ तो तुम्हें यहाँ परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, तुम ऐसे नहीं जा सकती। शाओजी सोचती है कि लगता है मुझे बात मानना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं यहाँ से भाग नहीं पाऊंगी। फिर हम देखते हैं कि इस बाइजिंग ने यहाँ पर फूजिन को बुलाया होता है कुछ बिजनेस के बारे में बात करने के लिए और वो सामने शाओजी का डांस सिखाते हुए उसे धमकी दे रहा होता है कि अब उसे उसकी बात माननी पड़ेगी नहीं तो वो इसे मार देगा। तो यहाँ पर फिर फूजिन अपनी चालाकी से शाओजी को भी बचाता है और खुद को भी। और हम देखते हैं कि बाइजिंग और उसका बेटा दोनों ही यहाँ पर उसे शाओजी को मारने के नाम पे धमकी देते हैं पर तभी फूजिन के गार्ड्स भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं उसे यहाँ से लेके जाने के लिए। हम देखते हैं कि फूजिन यहाँ शाओजी को लेकर ही जा रहा होता है कि तभी इतने में वो जो बाइजिंग का बेटा लू है वो गोली चला देता है और शाओजी ये देख लेती है तो वो तुरंत ही फूजिन के सामने आ जाती है उसे बचाने के लिए और गोली उसके पैर में लग जाती है। तो फिर वो फूजिन से कहने लगती है कि मैंने तुम्हें बचा ली। फिर वो तुरंत ही उसे अपने साथ हॉस्पिटल लेकर आता है और उसका ट्रीटमेंट करवाता है। शाओजी तो बस ये सोच कर ही खुशी होती है कि उसने उसे कुछ नहीं होने दी। फिर हम देखते हैं कि रात में जब शाओजी अभी भी बेहोश होती है तो फूजिन उसकी केयर करने में लगा होता है और वो उससे कहने लगता है कि तुम्हारी सारी सेड्यूस करने की ट्रिक्स काम कर गई है क्योंकि अब मैं तुम्हारा हो चुका हूँ और अब इस लाइफ में तुम मुझसे दूर कहीं नहीं जा सकती। ऐसा बोलकर उसके फोरहेड पर किस कर रहा होता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब शाओजी की नींद खुलती है तो फिर फूजिन भी जाग जाता है और फिर दोनों कल रात के बारे में बात करने लगते हैं। यहाँ पर फूजिन उसे कहता है कि आखिर तुम्हें अपने आप को खतरे में डालने की क्या जरूरत थी। तो वो कहती है कि तुमने भी तो मुझे कितनी बार बचाया हो तो मैं ऐसे खड़े होकर देख थोड़ी ना सकती थी। तो फिर वो कहता है कि अगर ऐसी सिचुएशन और बार होती है तो तुम क्या करोगी। तो वो कहती है कि मैं नेक्स्ट टाइम भी ऐसी करूँगी और तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी। तो फिर फूजिन गुस्सा आने लग जाता है तो तुरंत ही शाओजी फिर पैर में दर्द होने का नाटक करती है। फूजिन जैसे उसके पास जाता है उसकी केयर करने के लिए तो फिर वो तुरंत ही उसकी गाल पे किस कर लेती है। तो फिर वो पूछता है कि तुमने ये ट्रिक्स कहाँ से सीखी। तो वो कहती है कि तुमसे ही सीखी हूँ, जब मैं लास्ट टाइम ड्रंक थी तो तुम मुझे ऐसे किस कर रहे थे। तो फूजिन कहता है कि यानी तुम्हें सब कुछ याद था। शाओजी सोचती है कि मैंने तो मुँह पर ही कह दी, कहीं ये मुझसे डर कर भाग ना जाए। फिर वो इसे कहने लगती है कि अगर तुम्हें पसंद नहीं तो मैं अगली बार ऐसा नहीं करूँगी। तो वो कहता है कि नहीं, तुम जो चाहे मेरे साथ कर सकती हो। तो शाओजी तो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाती है और फिर उसे पूछने वाली होती है कि क्या वो भी उसे लाइक करता है। पर तभी बीच में यहाँ असिस्टेंट आ जाता है तो उसे देखकर शाओजी गुस्सा होती है। वो यहाँ फूजिन को किसी काम से लेके जाने आया होता है तो फूजिन फिर शाओजी से कहता है कि मैं जाता हूँ और तुम यहाँ पर अच्छे से रेस्ट करो। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। शाओजी सोचती है कि मुझे ये पता लगाना ही होगा उससे पूछकर ताकि मुझे भी पता लगे कि वो मुझे लाइक कर रहा है कि नहीं। फिर हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद यहाँ डॉक्टर आती है शाओजी का वापस से चेकअप करने के लिए और वो पूछने लगती है कि लगता है तुम्हारा बॉस के साथ बहुत ही कनेक्शन है, वो रात में तुम्हारी कितनी केयर कर रहे थे। रात से पहले तो हमने कभी किसी लड़की के उन्हें क्लोज नहीं देखे। तो शाओजी सुनने के बाद बहुत ही हैप्पी होती है। तभी इतने में फूजिन यहाँ पर उसके लिए खाना लेकर आ जाता है तो शाओजी फिर नाटक करती है कि मेरे हाथ भी दुख रहे हैं, मैं खाना नहीं खा पाऊंगी तो तुम्हें मुझे खिलाना होगा। तो फिर फूजिन उसकी ये वाली बात भी मानता है और उसे अपने हाथों से खिलाता है और फिर उसे यहाँ बताता है कि एक्चुअली में उसने उसके ड्राइवर अंकल को पकड़ लिया है तो वो चल के उससे जो चाहे पूछ सकती है। शाओजी बहुत ही हैप्पी हो जाती है और जल्दी से खाना फिनिश करके फूजिन के साथ अपने अंकल से मिलने जाती है और यहाँ पर उनसे बहुत सारे सवाल वगैरह करती है। तो यहाँ पर ये अंकल सारी चीज़ें तो नहीं बता रहा होता है पर फिर भी थोड़ा बहुत शाओजी को पता लगता है
कि एक्सीडेंट तो इसने करवा दिया था पर उसके डैड बच गए, लेकिन वो कोमा में है क्योंकि उनका बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ था और वो ये नहीं बताता कि वो कहाँ पर है। तो शाओजी बहुत ही अपसेट होती है और इसे बहुत चिल्लाती है। फिर उसके बाद फूजिन इसे यहाँ से बाहर ले आता है और कहता है कि तुम सब मुझ पे छोड़ दो, मैं तुम्हारे डैड को ढूंढने में हेल्प करूँगा। तो फिर शाओजी कहती है कि मैं खुश हूँ कि मेरे पास तुम हो। और फिर शाओजी का वो जो मोबाइल वाला पेंडेंट था उसके अंदर उसे वो चिप मिल जाती है। तो वो फूजिन से कहती है कि यानी फिर मेरे डैड के बारे में पता लग जाएगा। तो वो कहता है कि हाँ, लेकिन इसमें भी बहुत ही खतरा है। तो वो कहती है कि मैं इस खतरे में आना चाहती हूँ ताकि सब चीज़ पता लगे और तुम हो ना, तुम मुझे प्रोटेक्ट कर लोगे। तो फूजिन कहता है कि हाँ, ये बात तो सही है। उसके बाद हम देखते हैं कि फूजिन वो जो CCTV फुटेज वाली वीडियो है वो देखने के बाद पता कर लेता है कि शाओजी ने उस रात उसे आई लाइक यू बोली थी। फिर वो तुरंत ही नेक्स्ट डे उसे मिलने आ जाता है और देखता है कि वो उसकी वो डॉक्टर फ्रेंड से उसके बारे में पूछ रही होती है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है क्या। तो फूजिन कहता है कि तुम्हें जो पूछना है मुझसे डायरेक्टली पूछ लो। तो फिर शाओजी बहुत ही शर्मा रही होती है। वो उसे बताने लगता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और ना ही मैं किसी लड़की को लाइक करता हूँ। वो उसे बताता है कि मुझे पता लग गया है, उस रात तुमने अपना लव मुझसे कन्फेस करी थी, मैंने फुटेज के जरिए देख लिया। शाओजी बहुत ही इंप्रेस होती है कि तुम्हें लिप्स रीड करना आता है। फिर वो कहती है कि ठीक है, अब मैं तुम्हारे लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी। तो वो कहता है कि कैसे। तो शाओजी उसे किस कर लेती है और फिर हम देखते हैं कि शाओजी को और दिन या हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। तो उसकी डॉक्टर उसे वॉक कराने के लिए बाहर लेकर जाती है। तो शाओजी फिर यहाँ फूजिन को शूटिंग की प्रैक्टिस करते हुए देखकर उसके पास पहुंच जाती है और कहती है कि मुझे भी सिखाओ। तो फिर फूजिन उसे भी सिखा रहा होता है। फूजिन शाओजी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा के घर ले आता है और फिर रात में वो उसके रूम में आकर उसे किस लग जाती है और फिर उसे वो हाँ कहती है। और फिर इसी के साथ ही हमारे इस प्यारे से ड्रामा की यहाँ पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है।